हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पार्टिकल इन ए बॉक्स की प्रॉब्लम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी यूजफुल टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स के समझने के प्रोस्पेक्ट से भी और एप्लीकेशन प्रोस्पेक्ट से भी। जहाँ तक कॉम्पिटिटिव दुनिया में क्वेश्चंस की बात है तो पार्टिकल इन ए बॉक्स ऑलवेज एक हॉट टॉपिक रहता है। यहाँ से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं और इसका जो कंसेप्ट है अगर आप पूरा समझ पाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बताऊंगा, मैं पहले पूरा एनालिसिस दूंगा, फिर इसकी फिजिक्स डिस्कस करूंगा और फिर बताऊंगा कि कॉम्पिटिटिव दुनिया में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, उन्हें कैसे हैंडल करें। तो इसमें जो पार्टिकल इन ए बॉक्स की प्रॉब्लम है बेसिकली कई पार्ट्स में बंटती है। एक तो इसमें जाएगा पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, एक जाएगा हमारा पार्टिकल इन टू डायमेंशनल बॉक्स और एक जाएगा पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स तो हमारा सिंपल केस होगा। उसके बाद टू डायमेंशनल केस में दो तरीका के केसेस बनेंगे। एक बनेगा हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स और एक बनेगा स्क्वायर बॉक्स। उसके अलावा थ्री डायमेंशनल में जाएंगे हम। थ्री डायमेंशनल बॉक्स की बात करेंगे तो उसके अंदर दो तरीका के अलग बॉक्स बनेंगे। एक हमारा बनेगा क्यूबॉइड और एक बनेगा क्यूबिक बॉक्स। तो ये पूरा लंबा टॉपिक है जिसे मैं कवर करूंगा, लेकिन आज जितना भी कवर होता है करता हूं और बाकी फिर आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को। एक इसमें महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि पार्टिकल इन ए बॉक्स की प्रॉब्लम क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे ज़्यादा यूजफुल इम्पैक्ट क्यों है? यूजफुल इम्पैक्ट यह है कि हमें श्रोडिंगर इक्वेशंस जो कहती है वो ये कहती है कि अगर हम वेव फंक्शन पता करना चाहते हैं तो वेव फंक्शंस की सर्टेन कंडीशंस हैं, उन्हें ओबे करता हुआ पार्टिकल को एक पर्टिकुलर पोटेंशियल में हम रखते हैं, जो भी पोटेंशियल पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहा है, और उस पोटेंशियल का पार्टिकल के वेव फंक्शन पे इम्पैक्ट देखते हैं। फिजिक्स बेसिकली हमसे ये कहती है कि पार्टिकल पे जो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है कहीं पे होना या ना होने का, वो पोटेंशियल का असर पड़ता है। इसलिए बेसिकली जो ये प्रॉब्लम है मैं किस फॉर्म में देखता हूँ, मैं इस फॉर्म में देखता हूँ कि हम पोटेंशियल का इम्पैक्ट देखेंगे कि साई के ऊपर क्या पड़ता है, वेव फंक्शन के ऊपर। मीन्स प्रायिकता को, क्योंकि साई हमारा जाके प्रायिकता को डिसाइड करता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को डिसाइड करता है, तो हम ये देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम प्रॉब्लम को कैसे लें कि सबसे पहले हमें पोटेंशियल डिफाइन करना होगा। इसमें हम ऐसे लेके चलते हैं कि सबसे पहले डिफाइन करते हैं पोटेंशियल। इसमें ये हमारी दो वॉल्स होती हैं, ये टू वॉल्स। इसके भी दो डिफरेंट केस होंगे। एक हमारा केस होगा जब यहाँ पर पोटेंशियल फाइनाइट हो, वी नॉट फाइनाइट हो, इधर भी पोटेंशियल एक्ट करता हो और वी इसमें जीरो हो। और एक केस हमारा ये होगा कि जहाँ यहाँ वी इन्फिनिटी हो और इधर भी वी इन्फिनिटी हो और यहाँ वी जीरो हो। मीन्स ये वॉल ऐसी है जिन्हें कोई पार्टिकल पेनिट्रेट नहीं कर सकता। एक केस तो हमारा ये होगा और एक केस ऐसा होगा कि पार्टिकल्स जो है इन्हें पेनिट्रेट करने की एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है। जब हम यहाँ v की वैल्यू को इनफाइनाइट लेंगे, इधर v इक्वल टू इन्फिनिटी, और यहाँ v जीरो लेंगे, पोटेंशियल इधर जीरो, और इधर v की वैल्यू को इन्फिनिटी करेंगे, तो ये हमारा कहलाएगा इनफाइनाइट डीप पोटेंशियल वॉल। क्या कहलाता है? दिस इज सेड टू बी इनफाइनाइट डीप पोटेंशियल वॉल। एक बार करो और अच्छा सा निकाल देना जरा। तो इनफाइनाइट डीप पोटेंशियल वॉल उसको कहते हैं जहां पे हमारा पोटेंशियल इधर इन्फिनिटी हो, इधर इन्फिनिटी हो, और यहाँ पे पोटेंशियल फाइनाइट हो। इसको हम फाइनाइट डीप पोटेंशियल वॉल कब कहते हैं? फाइनाइट डीप पोटेंशियल वॉल इसको जब कहते हैं जब हमारा इधर पोटेंशियल फाइनाइट हो, इधर पोटेंशियल फाइनाइट हो और इधर भी जीरो हो। तो ये दो डिफरेंट एस्पेक्टिव प्रॉब्लम है। पहले जो मैं आज डिस्कस करूंगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक होने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं इसमें डिस्कस करूंगा। आगे जाके अप्लाइड कंसेप्ट बताऊंगा, कहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं गेट नेट पार्क जैसे के फर्म में, वो भी डिस्कस करूंगा कि कहाँ क्वेश्चंस आया है, कहाँ आगे फर्दर स्कोप है आने का। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इसकी लेंगे और पूरा एनालिसिस इसका लेकर चलेंगे और कुछ इसकी महत्वपूर्ण फिजिक्स भी डिस्कस करूंगा। तो इसमें इनफाइनाइट डीप पोटेंशियल वॉल में समझें कि ये जो दो वॉल्स हैं वो ऐसी हैं कि इनको पार्टिकल जो इस बॉक्स के अंदर ट्रैप हो गया वो इन्हें पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा। क्या कहती है फिजिक्स? फिजिक्स में लगातार बताता रहता हूं कि जब भी पोटेंशियल की वैल्यू फाइनाइट होती है वहां साई हमारा फाइनाइट होता है। अगर वी जीरो हम सोचें कि वी जीरो का मतलब क्या है, तो वी जीरो का मतलब होता है कि पार्टिकल के ऊपर फोर्स का इन्फ्लुएंस होता है। पार्टिकल क्यों प्रोसेस करता है पोटेंशियल एनर्जी, उसका कारण होता है किसी ना किसी का इन्फ्लुएंस पड़े। अगर किसी भी चीज का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता
तब कहते हैं पार्टिकल फ्री है। और फ्री पार्टिकल के लिए जो पोटेंशियल है वो जीरो होता है। बच्चे अक्सर सोच रहे होते हैं कि सर ये इन्फ्लुएंस कहाँ से आता है। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी जो जनरेट होती है वो खुद का खुद पे इम्पैक्ट नहीं होता, वो दूसरे के इम्पैक्ट से जनरेट होती है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है, तो उसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस पड़ता है न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, सबसे मेजर असर वो देते हैं। और दूसरा उनके ऊपर असर क्या पड़ता है, दूसरा असर पड़ता है जो इलेक्ट्रॉन बाकी के मोशन में है। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी दो चीजों पर निर्भर करेगी। एक किस पर निर्भर करेगी, एक न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उस पर निर्भर करेगी, एक उस पर निर्भर करेगी कि इलेक्ट्रॉन बाकी जो हैं उनका इन्फ्लुएंस उस पर क्या है। ज्यादा असर जो रहता है उसके इसके अंदर, वो प्रोटॉन का ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो मेन जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वहां वो डिसाइड होती है कि प्रोटॉन का असर जो मोशन में है इलेक्ट्रॉन उस पर क्या पड़ रहा है। तो यहां सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करें कि एक पार्टिकल को फ्री कब कहा जाता है। पार्टिकल यहाँ फ्री है, इसका मतलब है कि अगर किसी पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स ना तो एक्ट कर रहा है, ना तो वो अट्रैक्टिव फोर्स के अधीन मोशन कर रहा है, ना ही वो रिपल्सन के अधीन कर रहा है, तो ऐसा पार्टिकल जो एनर्जी प्रोसेस करता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो पार्टिकल के पास जो भी एनर्जी होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। हम सब जानते हैं कि जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होती है। और अगर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो होल जो एनर्जी होगी पार्टिकल की वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे जो साई होगा वो तो जीरो हो जाएगा। मैं लगातार कहता रहा हूं कि ऐसे रीजन्स के अंदर पार्टिकल नहीं हो सकता कभी भी जहां पे पोटेंशियल इन्फिनिटी हो, क्योंकि पार्टिकल इनफाइनाइट पोटेंशियल का मतलब ये होगा कि वहां पार्टिकल के पास एनर्जी इन्फिनिटी होगी, क्योंकि एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगी। और दुनिया का कोई पार्टिकल ऐसा नहीं होता जो इनफाइनाइट एनर्जी प्रोसेस करता हो। इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि उन रीजन्स में पार्टिकल कभी नहीं होगा जहां पर पोटेंशियल इनफाइनाइट हो। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि इनफाइनाइट पोटेंशियल को पार्टिकल पेनिट्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे आप कह रहे हैं कि यहाँ ये वॉल ऐसी हैं इन्हें पार्टिकल पेनिट्रेट नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि अगर यहाँ ट्रैप हो गया इस रीजन में x बराबर 0 से लेके x बराबर L, ये लिमिट है इसकी, तो अगर ये पार्टिकल इस रीजन के अंदर ट्रैप हो गया तो ये सदा इसी रीजन में रहेगा, ये पार्टिकल यहाँ से बाहर नहीं आ सकता। हालांकि मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जब भी हम इनफाइनाइट कहते हैं तो एक परसेप्शन होता है। रियल में कोई पोटेंशियल आज तक कहीं भी ऐसा जनरेट नहीं होता कि जो इनफाइनाइट हो रियल मीन्स प्रैक्टिकल सेंस में। फिर आप पूछेंगे कि सर फिर भी को इन्फिनिटी क्यों ले रहे हैं। हमारे पास क्या होता है, जैसे हम एक गैस को कहते हैं आइडियल गैस, तो आइडियल गैस होती नहीं, लेकिन कोई गैस अगर आइडियल गैस की तरफ को मूव भी करती है तो उसे बताते हैं कि सर्टेन कंडीशंस में ऐसा हो सकता है, उधर की तरफ अप्रोच करते हैं। तो वहां पे एक शब्द हम यूज करते हैं अप्रोच। बेसिकली क्या होता है कि दुनिया का सब कुछ जो पैमाना होता है वो रिलेटिविस्टिक पैमाना होता है। रिलेटिविस्टिक पैमाने से मेरा मतलब है कि जब भी हम किसी सिस्टम को करते हैं तो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि आइडियल से डिपार्चर कितना है। आइडियल तो कुछ है ही नहीं। आइडियल एक ऐसा परसेप्शन है जो ब्रेन में जनरेट होता है, और उसे हम जो ब्रेन में आइडियल जनरेट होता है उसे कोशिश कर रहे होते हैं कि उसे नेचर में सर्च करें, लेकिन वो नेचर में नहीं मिलता। लेकिन अगर नहीं भी मिलता तो फिर हम ये कोशिश करते हैं कि आइडियल के पास हो। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है जिसमें हमने क्या कह दिया गया है, ये कहा है कि ये पार्टिकल इन दीवारों को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि बेसिकली जब भी पार्टिकल पेनिट्रेट नहीं कर पाता किसी दीवारों को, तो हमारे पास उससे बाहर पाए जाने की जो प्रायिकता है वो हमारी जीरो होगी, और पार्टिकल की जो प्रायिकता है साई यहाँ, ये हमारी फाइनाइट होगी। तो तीन रीजन्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2 और रीजन नंबर 3। देयर विल बी 3 केसेज। वन इज रीजन नंबर 1 जहां पोटेंशियल हमारा क्या है, इनफाइनाइट है। दूसरा रीजन क्या है, वहां पे पोटेंशियल हमारा जीरो है। और तीसरा रीजन वहां पोटेंशियल हमारा इनफाइनाइट है। तो साई जो है हमारा दो रीजन्स में है, फर्स्ट रीजन में और थर्ड रीजन में है। थर्ड में लगाए दे रहा हूं जिससे आपको पता रहे कि ये हमारा फर्स्ट रीजन का है और ये थर्ड रीजन का है। सेकंड में हम सर्च करेंगे। अब हमारी प्रॉब्लम्स कहां पे आके रुक गई। प्रॉब्लम्स हमारी यहां रुकी कि हम साई चाहते हैं, वेव फंक्शन मीन्स हम चाहते हैं कि पार्टिकल का पता चले कहां पे है। तो इसे हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि जब x की वैल्यू हमारी क्या है, 0 L से ज्यादा है,
तब हमारा साई 0 है, ये हमारा साई थर्ड 0 है। और जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तब साई फर्स्ट रीजन के अंदर वो हमारा 0 है। इसे रीजन नंबर 1 ले रहे हैं और इसको रीजन नंबर 2 कह रहे हैं, और इस थर्ड वाले को हम क्या कहते हैं, रीजन नंबर 3। तो here we have taken 3 regions, region first, region second and region third. रीजन फर्स्ट में जहां पोटेंशियल इनफाइनाइट था उसमें फिर फंक्शन 0 है, सेकंड थर्ड में जो है वो 0 है। सेकंड में हम सर्च करेंगे। हम सब जानते हैं कि इवन दो श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशंस है पिक्चर में, लेकिन वो कुछ और नहीं है बल्कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। कॉम्पिटिटिव दुनिया में पूछा जाता है क्वेश्चंस कि श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशंस बेसिकली क्या है, तो आप बताएंगे इट इज नथिंग रेदर देन इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और साथ साथ ये भी जान लें कि श्रोडिंगर इक्वेशंस को हम ड्राइव नहीं कर सकते, वो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव से हमने प्लेन प्रोग्रेसिव इक्वेशन का एप्लीकेशंस करते हुए एक्सप्रेशंस लिया है, क्योंकि जो अपने आप में लॉ होते हैं उन्हें हम ड्राइव नहीं कर सकते। श्रोडिंगर इक्वेशंस अपने आप में लॉ है, मींस दुनिया की हर सिस्टम्स, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो चाहे मैक्रोस्कोपिक हो, उसे श्रोडिंगर इक्वेशंस का पालन करना ही होगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सब बंधे हुए हैं, ईच एंड एवरीवन। तो हम कैसे करें? श्रोडिंगर इक्वेशंस के पास जाते हैं और श्रोडिंगर इक्वेशन से इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन से इसका सॉल्यूशन क्या हो। श्रोडिंगर इक्वेशंस हम सब जानते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशंस कहती है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, और ब्रैकेट में यहाँ टर्म्स आएगी e माइनस वी साई इजकल टू 0। दिस इज श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ये आपको ऐसे याद होनी चाहिए जैसे 246 की टेबल हम याद रखते हैं। अगर कोई क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इक्वेशन को नहीं रिमेंबर रखेगा तो फिर ये मान के चलें कि वो 246 भी याद करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसका लगातार यूज होता रहेगा, सब सिस्टम्स में ये यूज होगी। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास अगर हम सेकंड रीजन में वेव फंक्शन चाहते हैं निकालना, जैसे मैं साई से ही नोट कर रहा हूं, तो v की वैल्यू 0 है। कब 0 है? जब हमारा x और l के बीच में पार्टिकल है इस रीजन के अंदर। v 0 है कब? जब x 0 और l के बीच में लाई कर रहा है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि पोटेंशियल 0 का मतलब है कि यह पार्टिकल जब छोड़ दिया गया तो इसमें पार्टिकल को छोड़ने के बाद क्या होगा कि पार्टिकल के पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, और वहां पे उसका अब हम वेव फंक्शन कैलकुलेट करेंगे कि वेव फंक्शन है क्या हो। उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वेव फंक्शंस जो होता है उस वो सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स होता है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस इंपोज की जाती हैं। और याद रखें कि क्वांटम मैकेनिक्स में रेस्ट्रिक्शंस ही तय करती हैं कि एनर्जी आइगन वैल्यू किस चीज़ पर निर्भर करेगी। और दो पैरामीटर्स जो सबसे ज़्यादा तय करते हैं वो है कि पोटेंशियल उसके ऊपर क्या एक्ट कर रहा है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है कि उसको सर्टेन कंडीशंस ओबे करनी होती हैं। ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो उस वेव फंक्शन के करैक्टरिस्टिक्स को तय करते हैं, और जब वेव फंक्शंस का करैक्टरिस्टिक तय होता है उन चीज़ों से, तो वो चीज़ें डिसाइड करती हैं एनर्जी लेवल को, एनर्जी आइगन वैल्यू को। तो अब देखिए इसे डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ कि जैसे हम v की वैल्यू को 0 लेते हैं इस रीजन्स के ऊपर, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हम इसे अप्लाई करें तो यहाँ से हमें इक्वेशंस क्या मिल जाएगी, ये हमें मिलेगा। तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या x की वैल्यू को बराबर और इक्वल भी कर सकता हूँ क्या? कोई बताएगा क्लास में? v को 0 कर दें ऊपर इक्वेशन में, साई इजकल टू 0। और यहाँ एक चीज जरूर याद रखें कि साई सेकंड को मैं साई से शो कर रहा हूं। क्यों? सेकंड रीजन में देख रहे हैं वेव फंक्शन, तो यहाँ पे चाहे आप साई सेकंड लगा सकते हैं या ना लगाएं, तो आप माने कि साई सेकंड और साई एक ही बात है, क्योंकि यहाँ तो साई 0 हो चुका है इन दो रीजन्स में। सर कल जो आपने बताया था कंडीशनल फंक्शंस होते हैं वेव फंक्शंस के अंदर, साइन का तो अगर हम साइन का फंक्शन लेते हैं तो बॉल्स के लिए वो उसमें
उसमें ये वाले लिमिट्स ले सकते हैं लेकिन कॉस में नहीं ले सकते। अभी थोड़ी देर बाद में, हो सकता है आज के लेक्चर में या कल के लेक्चर में मैं बताऊंगा कंडीशनल कैसे बनते हैं। तो सर यही वही है ना ये। हाँ, कंडीशनल आएगा कंसेप्ट, अभी नहीं आएगा, अभी आगे जाके आएगा। जब आएगा कंडीशनल, जब हम x की वैल्यू को -L/2 से L/2 के बीच कर देंगे, तब तुम्हारे इस कंसेप्ट को समझा रहा हूंगा मैं कि तब कंडीशनल कैसे बना। अभी नहीं समझोगे इस बात को, कंडीशनल समझोगे जब x की लिमिट जो है, जो ये वॉल्स है, इसे इधर से इधर -L/2 इधर शिफ्ट कर दें, L/2 इधर की तरफ, और इसको भी, इस वाली दीवार को भी यहाँ ले आए कि L/2 इधर शिफ्ट करके। तो x -L/2 से L/2 के बीच में पार्टिकल जब ट्रैप किया जाएगा तो वहाँ हमको पता चलेगा कि कंडीशनल वेव फंक्शन भी होते हैं। कुछ सॉल्यूशन जो हो सकते हैं वो तब साइन और कॉस दोनों में होंगे, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा इसे, अभी थोड़ा वेट करें उसका, क्योंकि आज तो मेरा एलोब्रेशन इसी पे रहेगा, पूरा लेक्चर इसी पे ही चलेगा, इससे बाहर मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि बहुत डिटेल डिस्कशन मैं चाहूंगा इस पर देना। तो इसमें बच्चों क्या हुआ, इसको पूरी टर्म को वेव वेक्टर की फॉर्म में लिख दें कि स्क्वायर मान लें कुछ देर के लिए 2me अपॉन एच कट स्क्वायर। के क्या कहलाता है यहाँ पे, वेव वेक्टर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एच कट के स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो यहाँ 2me होगी, क्यों, ये पी स्क्वायर है, जानते हैं, मैंने लगातार बताया ये पी स्क्वायर इजकल टू 2me से। तो आप इसको ऐसे समझें कि आप ऐसे चले पीछे को, पी स्क्वायर की वैल्यू 2me, पी की जगह पर आपने एच कट के स्क्वायर लिख लिया, पी स्क्वायर की जगह बराबर 2me, और जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे के क्या कहलाता है, हेयर के इज सेड टू बी वेव वेक्टर। मैं लिखे दे रहा हूं, के क्या कहलाता है, के कहलाता है वेव वेक्टर। पी क्या कहलाता है, मोमेंटम, और ई तो एनर्जी है ही। तो here k is wave vector, p is momentum and E is the energy, and relation says k square is equal to 2me upon h cut square. इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे पुट कर दें, इस एक्सप्रेशन को क्या करें, पुट करें, क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल टू 0। अब हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है डबल डेरिवेटिव में, तो हम सदा ये चाहेंगे कि भाई इसका हमें सॉल्यूशन पता हो। तो हमने सॉल्यूशन से इसका मान लिया कुछ देर के लिए कि इसका सॉल्यूशन लेट अस से कि साई एक्स, इसका सॉल्यूशन हमने मान लिया ए ई की पावर अल्फा एक्स। आप कहेंगे सर कि इस फॉर्म में ही क्यों माना, तो आपको ये तो पता चलेगा यहाँ से कि साई फंक्शन एक्स का है, तो सॉल्यूशन जो साई है वो हमारा एक्स में जाएगा, और ये हमारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हमने ले लिया और अल्फा एक वेरिएबल ले लिया, क्योंकि हम कंडीशंस चाहेंगे, क्योंकि कोई भी अगर हम सॉल्यूशन मानते हैं तो उसको उस डिफरेंशियल इक्वेशन का पालन करना पड़ता है। कौन सी इक्वेशन का, जिसका वो सॉल्यूशन लिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, तो डेल साई अपॉन डेल एक्स हमारा जो यहाँ होगा वो होगा अल्फा ए ई की पावर अल्फा एक्स, और डी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जब हम करेंगे इसका, तो ये हमारा आएगा अल्फा स्क्वायर ए ई की पावर अल्फा एक्स। क्या किया है, जो हमने सॉल्यूशन लिया है उसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट किया, तो डेल साई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आई अल्फा ए की पावर अल्फा एक्स, और जब दो बार हमने किया इसे पोजीशन के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, तो हमें मिला अल्फा स्क्वायर ए की पावर अल्फा एक्स। इन दोनों इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया जाए, इसे बच्चों में लिख सकता हूँ, ध्यान दें इसे मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर साई। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन है, अगर इस सॉल्यूशन को हम यहाँ पे रख देते हैं इस वाली इक्वेशन में, क्योंकि इक्वेशन है श्रोडिंगर इक्वेशन जो इसके लिए बन गई है, तो यहाँ से हम क्या पाएंगे, यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख रहे हैं हम, कितनी वैल्यू रख रहे हैं, अल्फा स्क्वायर साई प्लस के स्क्वायर
साई इज इक्वल टू 0। देखें ये पूरी वैल्यू इसकी कितनी है, यहाँ से हमें ऑब्टेन हुई है अल्फा स्क्वायर साई, और इसमें पूरे में पुट किया हमने, तो अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। इससे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। यहां से हमें क्या पता चला, साई हमारा 0 नहीं हो सकता। आप कहेंगे सर साई 0 क्यों नहीं हो सकता, तो मेरा जवाब यह है कि पार्टिकल यहाँ है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पार्टिकल है, तो उसका मतलब क्या हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि साई हमारा 0 हो जाए। अगर पार्टिकल किसी रीजन के अंदर है तो उसका वेव फंक्शन 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास सेकंड विकल्प क्या है, ये पूरी की पूरी टर्म्स हमारी 0 हो। अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर जो है, क्योंकि साई 0 नहीं है, इसका मतलब है कि अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू को लिख पाएंगे प्लस माइनस आई के। यहाँ तक पूरा रीजन कवर कर रहा है कैमरा। तो यहाँ जैसे हम ये रख पाएंगे, तो यहाँ पे क्या करें, जब हम इसको आई के लें तो यहाँ पे अल्फा की जगह पे जब आई के लें तो कांस्टेंट a1 ले लें, और जब माइनस आई के लें तो कांस्टेंट a2 ले लें। तो साई जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा उसे इस फॉर्म में लिख पाएंगे हम a1 e की पावर आई के एक्स, और हम लिख पाएंगे इसे a2 e की पावर माइनस आई के एक्स। ध्यान दें, एक बार प्लस वैल्यू हमने आई के ली है तो सोल्यूशन हमने ये मान लिया, और एक बार हमने वैल्यू माइनस आई के ली है जब सोल्यूशन ये ले लिया। और याद रखें कि अगर दो सॉल्यूशंस हैं साई 1 और साई 2 तो उनके लीनियर सुपरपोजिशन भी एक सॉल्यूशन होता है। जैसे कोई पार्टिकल हमारे दो सॉल्यूशन रखता है साई 1 और एक सॉल्यूशन रखता है साई 2, तो जो साई 1 और साई 2 के लीनियर कंपोजिशन से सॉल्यूशन होगा वो सदा एक सॉल्यूशन होगा। साई इज इक्वल टू, अगर यहाँ से हम समझें तो इसे हम ये लिख रहे हैं a1 साई 1 प्लस a2 साई 2। इसे कहते हैं लीनियर सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी। मैं कल के लेक्चर में डिस्कस भी कर रहा था। लीनियर सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी बेसिकली ये होती है कि जब हम कोई पार्टिकल होता है उसके दो सॉल्यूशन होते हैं तो उनके दोनों के सुपरपोजिशन से भी उसका वेव फंक्शन नोट होता है। जैसे कोई पार्टिकल हमारा, उसके साथ वेव फंक्शन साई 1 भी अटैच है, उसके साथ किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर वेव फंक्शन साई 2 भी अटैच है, तो उन दोनों के सुपरपोजिशन से a1 साई 1 प्लस a2 साई 2 के जो हमारे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो यही कहेगा कि a1 साई 1 प्लस a2 साई 2 से नेट वेव फंक्शन बनेगा। यहाँ पे क्या था कि दो वेव फंक्शन हमारे कैसे आ गए, एक वेव फंक्शन आ गया जब अल्फा की वैल्यू को आपने आई के लिया, और एक लिया अल्फा बराबर माइनस आई के। मुझे नहीं पता कि आप इन सॉल्यूशनों को किस फॉर्म में समझते हैं, मुझे नहीं पता इस चीज को, लेकिन मैं कैसे समझता हूं उसको मैं बताता हूं, और उसको बहुत ध्यान से सुने भी और समझे भी, क्योंकि है एक बहुत ही वंडरफुल फिजिक्स डेवलप होकर आती है और उसे हम मिस कर जाते हैं। आप मैथमेटिक्स में सदा फिजिक्स ढूंढे, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इससे साई एक्स मेरे पास है, अगर मैं इससे साई एक्स टी बनाना चाहता हूं, साई एक्स टी मीन्स अगर हमें साई पोजीशन का फंक्शन पता है, उसे पोजीशन टाइम डेरिवेटिव में बदलना चाहता हूं तो मैं यहां से कर सकता हूं ऐसा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, साई, ये फंक्शन साई किसका है, एक्स का। अगर मैं इसका साई एक्स टी बनाता हूं तो यहां पे साई एक्स टी में इसका ले सकता हूं, एक कांस्टेंट मैंने लिया C1 और e की पावर आई के एक्स और e की पावर माइनस आई ओमेगा टी प्लस C2 e की पावर आई के एक्स और e की पावर माइनस आई ओमेगा टी। क्या करते हैं, क्या नहीं समझे आप और क्या आपको समझना था उसे सुने, कि हमारे पास साई एक्स अगर हमें पता है कि साई एक्स जो बन के आ रहा है वो हमारा वेव फंक्शन बन के आ रहा है Cn साई एन एक्स। आप इसको साई एक्स की बनाना चाहते हैं पोजीशन का फंक्शन और टाइम का फंक्शन, तो आप क्या करें, इसे समेशन Cn साई एन एक्स और e की पावर माइनस आई ई एन टी अपॉन एच कट से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मैंने डेरिवेशन तो यहाँ नहीं पढ़ाया है, आपको कभी किसी और लेक्चर में डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको सिखाना चाहता हूं कि साई एक्स और साई एक्स टी में क्या अंतर होता है। यहाँ जो वेव फंक्शन था वो केवल पोजीशन का फंक्शन था, और यहाँ आपने अगर जो वेव फंक्शन है उसे पोजीशन टाइम फॉर्म में बदल लिया, केवल क्या किया है, e की पावर माइनस आई ओमेगा टी से फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी उसी से करते हैं और यहाँ भी उसी से करते हैं।
आप कहेंगे सर इससे क्या फायदा होने वाला है? कुछ फायदा होने वाला है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। इससे हमें ये फायदा होने वाला है कि अगर हमारे पास में यहाँ कुछ इक्वेशंस में यहाँ देख रहे थे, मैं यहाँ माइनस ले लें, ये जो टर्म है ना, ये माइनस वाली है, इसमें ये माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा, ई की पावर में फेज में देख नहीं रहे, दो वैल्यू हैं, एक प्लस थी और एक माइनस थी। यहाँ पे पता नहीं चली थी कि अल्फा की दो वैल्यू हैं, यहाँ पे ये रही, यहाँ पे माइनस रखें। मुझे बताना क्या है और उसको आपको समझना है। क्या महत्वपूर्ण हो जाता है? महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि मैं इसे किस फॉर्म में देख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपको उसे विजुलाइज कराऊं। मैं ऐसे देख रहा हूं कि जब ये पार्टिकल यहां मोशन में होगा, जब भी पार्टिकल मोशन में होगा, क्योंकि फ्री पार्टिकल है, तो उसके साथ एक वेव फंक्शन अटैच होगा। और वेव फंक्शन यहां पे दो तरीका का होगा। एक, जब पार्टिकल इधर से इधर की तरफ जाएगा, फिर इस बॉल से टकराएगा, बॉल से टकराने के बाद में फिर ये वापस आएगा, दूसरा वेव फंक्शन वो होगा। ये जो एक्सप्रेशंस हैं आपकी नजर में क्या है मुझे नहीं पता, मेरी नजर में ये बेसिकली वेव फंक्शन ये है कि जब पार्टिकल इधर की तरफ को जाता है, लेफ्ट से राइट की तरफ, तब उसका वेव फंक्शन दिस वन था। जब पार्टिकल इस बॉल से टकराता है और वापस लौटता है, तो उसका वेव फंक्शन इस फॉर्म में होगा। और पॉसिबिलिटीज दोनों हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? कि पार्टिकल x बराबर 0 से x बराबर l की तरफ भी जाएगा, और पार्टिकल x बराबर l से फिर x बराबर 0 की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जब x बराबर 0 से l की तरफ को जाएगा, यहां पे परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होगा। उस परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन से टकराने के बाद में पार्टिकल रिटर्न बैक होगा, और जब पार्टिकल रिटर्न बैक होगा तो उस समय पे वेव फंक्शंस उसके दो तरीका के होंगे। एक, जब पार्टिकल x बराबर 0 से x बराबर l की तरफ मूव किया है, तब उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव x डायरेक्शन होगी। और ये बेसिकली जो डायरेक्शंस है, अगर हम इसको समझें तो ये बेसिकली पॉजिटिव x डायरेक्शन में वेव फंक्शन होगा। मैं आपको समझाता हूं कि कैसे हम यहां से डायरेक्शंस चेक करते हैं, ये भी सीखें कि इसको मैं क्यों कह रहा हूं कि पॉजिटिव में जा रहा है, और इसको मैं क्यों कह रहा हूं कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। जब पार्टिकल x बराबर 0 से लेकर x बराबर l के साथ अटैच होगा, तो ये उसका ये वेव फंक्शन हम जो लेके चल रहे हैं उसे क्यों लें? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो साई एक्स टी हमने लिया है, यहाँ पे मैं फिर से इसे लिख रहा हूँ, साई एक्स टी को जब हम लिखेंगे यहाँ, तो साई एक्स टी जो हमारा बन के आएगा उसे मैं लिख पाऊंगा C1 e की पावर i kx माइनस ओमेगा टी, और अगला जो आएगा वो आएगा हमारा C2 e की पावर माइनस i kx प्लस ओमेगा टी। बड़ी वंडरफुल फिजिक्स है इस यहाँ पे जो जनरेट होगी, उसे एक एक स्टेप वाइज आपको समझना है। ध्यान दें, ये हमारा कहलाता है पूरा का पूरा फेज। ये यहाँ पे ये फेज है और यहाँ ये फेज है। ये हमारा जो फेज होता है, जब भी हम किसी पार्टिकल की डायरेक्शन चेक करना चाहते हैं तो फेज को सदा कांस्टेंट लें। आप कहेंगे सर क्यों ले रहे हैं ऐसा? मैं कहूंगा कि पार्टिकल का k और ओमेगा फिक्स है, लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ऐसे ऐसे पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो जितनी वैल्यू यहाँ हमारी बढ़ के आती है, उसी प्रोपोर्शनल में यहाँ वैल्यू बढ़ती है। तो इनका जो फेज है दोनों का अंतर, वो हमारा कांस्टेंट होता है। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करके चलते हैं, k फिक्स है तो ये k dx माइनस ओमेगा डी टी इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां से हम dx अपॉन dt की वैल्यू जैसे ही बच्चों कैलकुलेट करेंगे, तो dx अपॉन dt जो हमें मिलेगा वो हमारा ओमेगा अपॉन k आ जाएगा। ओमेगा पॉजिटिव है, k पॉजिटिव है, तो ये हमारे इसका मतलब हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन में। और dx अपॉन dt बेसिकली बच्चों क्या बताता है? वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ? पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब है वो इधर से इधर गया है, क्योंकि पॉजिटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी और नेगेटिव इधर होगी। जब हम इसे लेकर चलेंगे, मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम इस टर्म को लेकर चलें, कौन सी वाली टर्म को, तो ये हमारी पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पार्टिकल चल रहा है। अगर हम सेकेंड टर्म को देखें, ये हमारा कौन सा केस बनेगा? जब x बराबर 0 से l की तरफ गया, ये वो वाला केस था। अगर हम दूसरा केस लेकर चलें तो वहां हम लिख रहे होंगे kx प्लस ओमेगा टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैं बहुत छोटे छोटे कंसेप्टों से शुरू करूंगा इसका, क्योंकि मैं चाहता हूं पूरा एलोब्रेशन आपकी समझ आए, क्योंकि हर मैथमेटिक्स के एक्सप्रेशंस में
सदा कोशिश करो फिजिक्स ढूंढने की। सबसे बेस्ट फिजिक्स उसी को कहते हैं कि मैथमेटिक्स का सहारा लो और उसमें फिजिक्स ढूंढो कि यह बताना क्या चाहता है। तो जैसे हम इसे लिखेंगे तो यहां पे हम लिख पाएंगे k dx प्लस ओमेगा डी टी इजकल टू 0। के और ओमेगा कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन किया है सिंपल। तो यहां से dx अपॉन डी टी कितना आ गया हमारा, माइनस ओमेगा अपॉन के। तो ये नेगेटिव वेलोसिटी हो गई। और अगर वेलोसिटी हमारी नेगेटिव हो गई तो ये भी ध्यान रखें कि मोमेंटम हमारा p पॉजिटिव भी होगा, वो हमारा हो जाएगा m v पॉजिटिव, और p नेगेटिव भी होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा m v नेगेटिव। और इसे में अगर यहां से आप समझ पाए तो dx अपॉन dt यहां से जो हमें कैलकुलेट हुआ था वो देखें मैंने यहां कैलकुलेट किया है, तो ये हमारा हो जाएगा m ओमेगा अपॉन के, और ये जो वैल्यू होगी ये हमारी होगी माइनस m ओमेगा अपॉन के। इन सब चीजों को मेंशन करते रहें अपने नोट में। और पार्टिकल का अगर हम एवरेज मोमेंटम देखने की कोशिश करें तो हम बच्चों एवरेज कैसे निकालते हैं, पी एवरेज, वो हम करेंगे p प्लस प्लस p माइनस अपॉन 2। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब रिटार्ड नहीं कर रहा। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है जब पार्टिकल इधर से इधर चला था तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, जब पार्टिकल इससे टकराया वापस हो लिया, नेगेटिव दिशा में चल रहा है, डायरेक्शन चेंज हो गई। मींस पार्टिकल इलास्टिक कोलिजन करता है वॉल से और उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो यहां से हमारे पास पी एवरेज अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 0 आ जाएगा। नहीं आया बच्चों? ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, m ओमेगा अपॉन के माइनस m ओमेगा अपॉन के बाई 2। बेसिकली क्या होता है कि टीचर भी लगातार सीखता है। मेरे आज तक मैंने इस कंसेप्ट को कभी नहीं पढ़ाया, ये पहली बार मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि टीचर का विजुलाइजेशन भी चेंज होता है सब्जेक्ट को सोचने का टाइम के साथ, वो भी लगातार चेंज करता है खुद को। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि हमें ऑल द टाइम सतर्क रहना है कि हम क्या नया खींच के लाना चाहते हैं टॉपिक से। यहां से खींच के क्या आया कि हम जब लेके तो चले थे एक सॉल्यूशन हमने माना था, लेकिन अल्फा की 2 वैल्यू आने के बाद किसी के लिए तो ये 2 वैल्यू कुछ मैटर नहीं करती, उसे वो प्रोत्साहित भी नहीं करती कुछ करने के लिए, और किसी के लिए प्रोत्साहन है कि भाई 2 क्यों आ रही हैं। तो वहां से 2 का हमें रीजंस क्या पता चल रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पार्टिकल का जाना और टकराने के बाद में फिर नेगेटिव वापस लौटना, और पी मोमेंटम एवरेज जो है वो हमारा 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि जितने पार्टिकल की यहां से इधर प्रायिकता है जाने की, इतनी प्रायिकता यहां से वापस होने की है। और मोमेंटम एक बार पॉजिटिव है एक बार मोमेंटम नेगेटिव है, तो एवरेज उसका क्या आएगा, 0 आएगा। तो पी एवरेज क्या देखा जाता है, 0 आता है, ये हमने देखा। और इसका मतलब क्या हुआ, यहां मैं एक चीज और जो सिखा रहा था वो सिखा रहा था कि साई एक्स को जब पोजीशन का फंक्शन हो तो पोजीशन का फंक्शन होने के बाद साई एक्स को साई एक्स टी कैसे बनाते हैं। आता है कंपटीशंस की दुनिया में लगातार क्वेश्चंस पूछा जाता है, जब क्या कहता है साई एक्स हमें दे रखा है और साई एक्स टी बनाएं, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल क्या करते रहना है, उसी टर्म में जो दे रखे हैं वेव फंक्शन, उसी टर्म में हमें क्या करना होगा, e की पावर माइनस आई ई, जैसे सपोज क्या E1 E2 है, जैसे मैं एक केस उठाता हूं, देखो आप लिखना सीखो। साई हमें दे रखा है, सपोज क्या दिया, साई दिया C1 साई1 प्लस C2 साई2, ये पोजीशन दे दिया, पोजीशन का फंक्शन है। अब हमसे कहता है इसका साई, ये फंक्शन था x का, अब हमसे कहता है इसका साई एक्स टी बनाएं। आया गेट में क्वेश्चन लगातार, तो इसको यूज करें C1 साई1 e की पावर माइनस आई E1 t अपॉन एच कट प्लस C2 साई2 e की पावर माइनस आई E2 t अपॉन एच कट। क्या किया, इसी टर्म के साथ एक टर्म्स यूज कर दी, e की पावर माइनस आई E1 t अपॉन एच कट, और इसके साथ क्या ले लिया, e की पावर माइनस आई E2 t अपॉन एच कट, इस टर्म के साथ। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ जो मुझे बोलनी है और जो आपको सीखनी है उसे सीखो।
क्या सीखना है? सीखना यह है कि साई एक्स टी जो होता है वो तो ये बता रहा है कि पार्टिकल का पोजीशन टाइम वेव फंक्शन क्या होगा। पोजीशन टाइम फंक्शन अगर हमें पता करना है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कभी टाइम डिपेंडेंट नहीं होती जो हमारे जनरल सिस्टम होते हैं। आप कहोगे सर कैसे, हमें इस बात का कैसे पता चले? ऐसे पता चलता है कि हमने सपोज किया, मैं इसे रब कर सकता हूं क्या? कुछ पूछना चाहो तो मुझे बताओ, जल्दी से नोट कर लेना, कुछ भी पॉइंट इसका ऐसा नहीं है जो बहुत काम का ना हो। बेसिकली क्या है इसमें, फिर से मैं बता देता हूं कि पार्टिकल्स जैसे ही हमारे पास अल्फा की जो वैल्यू है वो 2 आ गई प्लस माइनस आई के, तो इसके हमारे पास 2 कंसेप्ट लगाए हमने। एक बार तो आई के यूज किया तो सॉल्यूशन हो गया a1 e की पावर आई के एक्स। एक बार हमने क्या किया, यहाँ पे सॉल्यूशंस में माइनस वैल्यू ले ली तो सॉल्यूशन हो गया e2 e की पावर माइनस आई के एक्स। फिजिक्स ये कहती है कि अगर 2 सॉल्यूशंस हैं तो उनका लीनियर सुपरपोजिशन भी सॉल्यूशन होगा। तो हमने क्या कर दिया कि इनके एक सॉल्यूशन ये था, ये तो था जब ये पॉजिटिव दिशा में पार्टिकल यहां से यहां चला है, और ये जो लौट के वापस आया है तो ये सॉल्यूशन है। बाद में हमें ये पता चला कि जब हमने ये सॉल्यूशंस लिए और साई एक्स का साई एक्स टी बनाया तो यहाँ पे e की पावर माइनस आई ओमेगा टी यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा, जो हमने यहाँ कर दिया, जो मैं यहाँ फिर से बता रहा था इस कंसेप्ट को। तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे हम e की पावर आई कॉमन निकालेंगे, आई कॉमन यहाँ से लेंगे तो के एक्स माइनस ओमेगा टी आ जाएगा, और अगली टर्म से अगर माइनस आई कॉमन निकालेंगे तो के एक्स प्लस ओमेगा टी आएगा। फेज हमसे ये कहता है कि फेज कांस्टेंट रहता है, क्योंकि फ्री पार्टिकल का जो फेज है जैसे जैसे पोजीशन बढ़ती है वैसे वैसे टाइम भी बढ़ता है। तो के एक्स माइनस ओमेगा टी को जैसे हम कांस्टेंट लेते हैं तो वहां से हमें डी एक्स अपॉन डी टी की जो वैल्यू है वो ओमेगा बाई के आ जाती है, और के एक्स प्लस ओमेगा टी को जब हम कांस्टेंट लेके चलते हैं फेज को तो वहां से डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू माइनस ओमेगा अपॉन के आ जाती है, जो हमें यह बताता है कि पार्टिकल ओमेगा बाई के वेलोसिटी जब रखेगा जब वो एक्स बराबर 0 से एल की तरफ जाएगा, और एक्स बराबर एल पर जब टकराएगा दीवार से जाके, और वो इनफाइनाइट डीप वॉल पोटेंशियल वाली दीवार होगी जिसे पार नहीं कर सकता, तो पार्टिकल रिटर्न बैक हो जाएगा। जब वो पार्टिकल रिटर्न बैक हो जाएगा तो उसके पास क्या होगा, मोमेंटम जो है उसका नेगेटिव होगा। जितने पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता 0 से एल है, जितनी पॉसिबिलिटीज उतनी एल से 0 वापस की है, तो नेट एवरेज मोमेंटम जो होगा पार्टिकल का वो 0 होगा, क्योंकि मोमेंटम जो होता है मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो पी पॉजिटिव तो हमारा एम ओमेगा बाई के हो गया जब पार्टिकल एक्स बराबर 0 से एल की तरफ गया था, और एक्स बराबर एल से 0 की तरफ जब वापस आएगा तो उसका मोमेंटम माइनस एम ओमेगा बाई के होगा, और जब हम उसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, दोनों का सम बाई 2 जैसे ही करेंगे तो एवरेज होगा, वो 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कह सकते कि एवरेज 0 आ रहा तो पार्टिकल का मोमेंटम नहीं है, ये ना समझें। पी एवरेज 0 जानने का मतलब ये बिल्कुल ना प्रयास करें कि आप ये कहने लगे पार्टिकल का मोमेंटम 0 है। कोई चीज 0 होती है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कहते हैं हम कि वो उसकी संख्या जो क्वांटिटी है वो 0 है, ये नहीं पढ़ना है हमें। एवरेज का मतलब है कि जो पॉसिबिलिटीज थी उन पॉसिबिलिटीज में पॉजिटिव और नेगेटिव का एवरेज होकर सब हो गया। जैसे हम एक सिंपल केस उठाएं और इसको अगर आप समझ पाए तो बहुत अच्छे से समझें। एटम न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल कब हो सकता है? 2 पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी है चार्ज ही ना हो तो न्यूट्रल अपने आप हो गया, और दूसरा क्या है, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव का सम 0 हो गया, क्योंकि जितना न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है उनका चार्ज है और जो बाहर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन उनका चार्ज है, उन दोनों का सम 0 हो गया। यहां मोमेंटम 0 नहीं है, यहां मोमेंटम 2 है, एक पॉजिटिव मोमेंटम और एक नेगेटिव मोमेंटम। पॉजिटिव मोमेंटम और नेगेटिव मोमेंटम का जो एवरेज है वो 0 है। नेट मोमेंटम 0, नेट मोमेंटम की बजाय हम शब्द यूज करें एवरेज ऑफ नेट मोमेंटम। एवरेज इसलिए लगाना जरूरी है कि हम औसत ही तो ले रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का। नहीं, टाइप तो हमें अपने आप ही पता चल गया कि एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, तो दोनों टाइप तो अपने आप कवर हो गए। अगर टाइप नहीं ले रहे होते तो 0 कैसे बनता? जब हम चार्ज को जब वहां एटम में ले रहे हैं तो आप दोनों चार्जों को ले रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तभी तो वो 0 आ रहा है। आपको लिखा मिलेगा एटम न्यूट्रल होता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एटम पर चार्ज नहीं है। चार्ज है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, उन दोनों का एवरेज 0 है। यहां पार्टिकल के पास मोमेंटम दोनों हैं, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, इसलिए उसका एवरेज 0 है। यहां तक पूछें कौन सी ऐसी चीज थी जो आप नहीं समझ पाए?
कुछ अच्छी चीजें मैं बताने वाला था, क्या मिस कर गया? कोई टॉपिक में बोलने वाला था बीच में। हाँ जी, एक कंसेप्ट है, बता रहा था मैं। दिस वन, अच्छा हाँ, आ गया मुझे याद, क्या मैं बता रहा था। बेसिकली क्या है कि कई बार स्टूडेंट ये सोच रहे होते हैं कि सर हमें बीच में रोकने से क्यों बोलते हैं। मैं आपको सदा बता दूं, जिस समय टीचर पढ़ा रहा होता है उसके फ्लो को कभी ना रोकें पूरी लाइफ में। और जब टीचर बन जाए तो इस चीज को भी याद रखें कि बच्चों से पहले कह दें कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे बीच में ना रोका जाए। बेसिकली क्या होता है कि जब आप टीचर को रोक लेते हैं बीच में, तो उसके दिमाग में जो रेज चल रही होती है, ब्रेन में चल रही होती है, आप उनको बाधित करते हैं। टीचर को फ्री छोड़ दिया जाना चाहिए इस सेंस में कि जब वो क्लास में पढ़ रहा होता है तो उसके लिए वो योगा और साधना के बराबर होता है। वो एक योग उसमें पहुंच जाता है, और ऐसे पहुंच जाता है कि उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। तो उस समय पे क्या करें, उसके विचार के फ्लो को ना रोकें। एक समय फिर आएगा जब मैं क्या करूंगा, आप अपने क्वेश्चन को मार्क करके रखें, और एक समय में फिर दूंगा कि अब पूछो क्या पूछना है। क्यों? जब वो रेंज का जनरेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि पढ़ाते समय एक रेंज का जनरेशन चलता है ब्रेन में, आप अपने टॉपिक से अपने आप को जोड़ लेते हैं, पूरी दुनिया से आप हट जाते हैं। पढ़ाना एक इतनी बड़ी योग साधना है कि मेरे लिए तो योग से कुछ ऊपर है। क्योंकि क्या होता है, जब लेक्चर्स चल रहा होता है तो दुनिया की हर चीज़, कुछ भी चीज़ आपके ब्रेन में नहीं होती, केवल क्या चल रहा होता है, आपका वो टॉपिक चल रहा होता है। और योग भी यही सिखाता है कि अपने आप को क्या करो, दुनिया की हर चीज़ से दूर कर लो और एक जगह फोकस कर लो खुद को। तो टीचिंग एक अपने आप में एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है जिसमें क्या है, एक योग खुद ही अपने आप अटैच होता है। तो फिजिसिस्टों को योग करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही योग है। जब वो क्लास ले रहे होते हैं तो वो अपने आप में एक योग है, क्योंकि आपने क्या किया, अब मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं तो आप ये समझ के चलें कि पार्टिकुलर बॉक्स ही मेरे ब्रेन में है, बाकी सबको मैंने शून्य कर रखा है। अब फ्लक्चुएशंस आप पैदा कर सकते हैं। क्या करें, क्वेश्चन चल रहा पार्टिकुलर बॉक्स पे, आपने कुछ और शुरू कर दिया पूछना, वो समझो आपने क्या कर दिया, योग में बाधा पैदा कर दी। वो पर्टर्बेशन है, तो डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए ब्रेन में। क्या करें, क्वेश्चंस है, आप अटकते हैं, आप मार्क कर लें, फिर आपको समय दिया जाएगा, फिर कहा जाएगा पूछें, उस समय पूछ लें। क्योंकि जब टीचर के माइंड में ये आ जाएगा कि वो सब कुछ इसमें जो मेन चीज़ें थी सब कवर कर चुका है, तो टाइम देता है। आप भी देना, जब टीचर बन जाओ बच्चों से क्या कहना कि जब मैं पढ़ाऊँ तब नहीं, पहले मार्क करके रख लो और फिर पूछ लो। गेट बाय पॉइंट। चलो, तो ऐसा मुझे क्यों ख्याल आया, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस हो जाता तुम्हारा अभी। अब मैं मिस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने याद किया, तुमसे ही पूछा कि मैं क्या बताना चाह रहा था। ध्यान दो, बताना मैं ये चाहता था कि हमने साई एक्स ले रखा है इन केस समेशन सी एन साई एन। आप साई एक्स सी एन साई एन का मतलब समझो। सी एन तो यहां पे एक क्वांटिटी ऐसी है, ये रियल हो सकती है, ये इमेजिनरी हो सकती है, ये नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। और साई एन क्या है, ये बेसिकली वेरियस स्टेटों में पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता को कहीं नोट करेगा। जैसे अगर मैं 2 स्टेटों के लिए इसे लूं तो इसे लिख रहा हूंगा मैं C1 साई 1 प्लस C2 साई 2, इसको ऐसे लिख रहा हूंगा। अगर 3 स्टेटों के लिए लिख रहा हूंगा तो क्या होगा, प्लस C3 साई 3 आ जाएगा। और जब मैं यहां पे प्रायिकताएं लेकर आऊंगा तो मॉड C1, अगर इसी के लिए मुझे प्रायिकता बतानी है तो मैं कल के लेक्चर में डिस्कस कर रहा था, मॉड C1 स्क्वायर अपॉन मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर। इस स्टेट में बताऊंगा मॉड C2 स्क्वायर अपॉन मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर। जनरली बच्चे कह रहे होते हैं सर आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा इसलिए हो जाती है कि दिमाग में इतनी सारी बातें होती हैं बताने को, और घड़ी चल रही होती है तेजी के साथ, तो हर समय ये भी रहता है कि समय के अंदर चीज़ें कवर भी हों, नहीं तो क्वांटम चलेगी पूरी 1 साल, और वो 1 साल चलानी नहीं, कौन झेलेगा इतना, बहुत मुश्किल है। सब सिलेक्शन भी तो जल्दी चाहिए। अगर तुम 2-4-5 साल का प्रोग्राम बना रखा तो मुझे फ्री छोड़ दो, मैं क्वांटम बताता हूँ कैसे पढ़ाई जाती है। क्या जी, ये क्वांटम ही खत्म नहीं होगी सालों। आप ये मत सोचना, इसलिए आप ये भी मत सोचना कि जब आप क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ लेते हैं और आपने ये सोच लिया कि अब आपको क्वांटम मैकेनिक्स आ गई, तो आप गलत सोच लेते हैं। केवल हमारा काम चलाऊ काम हो गया, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्वांटम नहीं पढ़ रहे, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। इंट्रोड्यूस करना सीख जाओ। इसका मतलब हम एमएससी कर जाते हैं
और हम बड़ी बड़ी क्लासों में आ जाते हैं, रिसर्चों में पहुंच जाते हैं, पर हमें क्वांटम आती थोड़ी है, आती नहीं। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट इसका ऐसा होता है कि इसका एलोब्रेशन ही इतना बड़ा है, और जब इसके यूजेस देखे जाएंगे और एक एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के अंदर फिजिक्स ढूंढी जाएगी तो इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम। क्या बता रहा था, उस कंसेप्ट को सीखो। सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं, तुम पे ऐसा कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं, अभी मौज करो। साई एक्स टी कैसे बनाएंगे बच्चों? साई एक्स टी से ऐसे बनाएंगे, सी एन साई एन ई की पावर माइनस आई ई एन टी अपॉन एच कट। ये जो है इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं थोड़ा सा अगर थोड़ा सा आइडिया देने का कोशिश करूं तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया देता हूं, ज़्यादा नहीं दूंगा लेकिन थोड़ा सा देता हूं। कहाँ से आता है ये टर्म्स? ये बेसिकली आती है टाइम साई एक्स टी जो होता है हमारा, वो होता है हमारा साई एक्स और साई टी। वेव फंक्शंस हमारा जब पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो पोजीशन टाइम उसके साथ अगर जब अटैच होते हैं तो क्या करते हैं हम, पोजीशन हमारे साथ होती है क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल के लिए हम पोजीशन देख रहे हैं। लेकिन अगर हम इसे पोजीशन टाइम डेरिवेटिव लेकर चलते हैं तो साई एक्स और साई टी हमारे साथ दोनों होते हैं ऑल द टाइम। क्यों? कि पार्टिकल चल तो रहा है, अब वहां पे क्या होगा, टाइम चेंज होगा। तो टाइम चेंज होने से क्या होगा कि उसका वेव फंक्शन चेंज होगा, क्योंकि टाइम के हिसाब से वेव फंक्शन चेंज होता है। क्यों? आप कहेंगे सर कैसे चेंज होगा? किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर जब जाएगा पार्टिकल और यहां से यहां चलेगा तो टाइम चेंज हो रहा होगा, तो टाइम के चेंज के हिसाब से वेव फंक्शन चेंज हो रहा होगा। तो यहाँ दो चीजें चेंज हो रही हैं, पोजीशन और टाइम। टाइम चेंज हो रहा है तो पोजीशन को ये कवर कर रहा है और टाइम को ये कवर कर रहा है। ये टाइम की वजह से ये टर्म्स आती है। और इसका सॉल्यूशंस मैं होमवर्क में आपको दे रहा हूं कि आप ये बताएं कि यही टर्म क्यों आती है। मैंने अपने काफी समय बचा लिया ये काम देकर तुम्हें। जब मैं तुम्हें घर के लिए होमवर्क दे रहा होता हूं तो अपना समय बचा रहा होता हूं। बेसिकली थोड़ा सा हिंट भी कर दूं तुम्हें, क्योंकि तुम परेशान हो गए कि सॉल्यूशन कहां ढूंढे हम। इसका सॉल्यूशन श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में ही छिपा हुआ है, कहीं और से नहीं आएगा, वहीं से आएगा। और थोड़ा अगर तुम परेशान हो तो मैं एक लाइन में ही दे दूंगा इसका, तो मे भी मैं सोचो कि बहुत लंबा इसका डिस्क्रिप्शन है। केवल देखो इसमें छिपा हुआ है ई साई इजकल टू आई एच का डेल साई ओवर डेल टी। इस साई को इधर लाओ, डी टी को इधर लाओ, और तुम्हें खुद ही ये पता चल जाएगा। जैसे इंटीग्रेट करोगे तुरंत से तुम्हारे पास ये टर्म्स खुद आ जाएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोचने में लग जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो क्या होता, मैंने हिंट क्यों दे दिया, इसलिए दे दिया कि कहीं ऐसा ना हो मेरे लेक्चर में ये बाधा पैदा कर दे तुम्हारे में। तुम बैठे तो यहाँ रहो और क्या सोचते रहो। तो यहाँ से ये भी सीख रहा हूँ कि टीचर को बीच में काम नहीं देना चाहिए बच्चों को। क्या कब देना चाहिए? जब लेक्चर खत्म हो जाए। लेकिन क्या होगा, नहीं तो क्या सोचते रहेंगे। वो एक अलग बात है कि हो सकता है इस पर सोचे ही ना। मैं सोच तो ये रहा हूँ कि तुम सोचोगे, लेकिन ऐसा भी संभव है कि सोचो ही ना, है ना। एक कंसेप्ट पर मैं रुका हुआ हूँ जिसे मैं बताना चाहूँगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे बहुत ध्यान से सीखेंगे और ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। साई स्टार एक्स टी, अब इसे कैलकुलेट कर लें। क्या आएगा बच्चों? इजकल टू सी एन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई, क्योंकि ये हमारा रियल, नेगेटिव, पॉजिटिव, इमेजरी कुछ भी वैल्यू रख सकता है सी एन, तो इसलिए यहाँ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया। साई एन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये भी रियल, इमेजरी कुछ भी रख सकता है। और ये बच्चों आ गया ई की पावर आई ई एन टी अपॉन एच कट। यही तो आएगा। अगर हम प्रोबेबिलिटी अब देखें, टाइम डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इन दोनों को आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होगी जो पोजीशन टाइम दोनों पर निर्भर करेगी। जैसे हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसे करने में, ये हमारा रिजल्ट आने वाला है।
कहाँ आया टाइम फैक्टर? कहाँ आया टाइम फैक्टर? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द टाइम। फिर किस पर निर्भर करती है? पोजीशन पर निर्भर करती है। इवन तो वेव फंक्शन मे बी द फंक्शन ऑफ द पोजीशन टाइम बोथ, बट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द टाइम। अगर हम टाइम वेव फंक्शन से भी लेकर चले तो टाइम फैक्टर खत्म हो गया प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी पे। क्यों? यहां वेव फंक्शन एक्स टी का था, पोजीशन टाइम का, तो ये जो वेव फंक्शन थे वो पोजीशन टाइम के थे, लेकिन यहां पे जो टर्म्स आई की मल्टीप्लाई होकर वहां टाइम फैक्टर गायब हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी टाइम डिपेंडेंट नहीं रही, केवल किसका फंक्शन है? इट इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन। यही आपको लिखना है। मींस जब यहां पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता हम देखेंगे, पता करने की कोशिश करेंगे कि कहां पार्टिकल की प्रायिकता कहां पे कितनी है, वो टाइम पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि केवल पाए जाने की प्रायिकता पोजीशन पर निर्भर करेगी। लेकिन जब आपको आगे जाके कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे तो एक टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन होगा। उस टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी के अंदर ये कंसेप्ट लागू नहीं होगा। अगर पर्टर्बेशन ही टाइम डिपेंडेंट है तो निर्भर कर सकती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जो हम फर्मी गोल्डन रूल में पढ़ते हैं आगे जाके एप्लीकेशंस पोर्शन पे। वो मैं नहीं बता रहा हूं यहाँ, क्योंकि वो मेरा टॉपिक नहीं है आज, लेकिन मैं थोड़ा हिंट इसलिए कर दिया कभी आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि जहां पार्टिकल के अंदर फंक्शंस जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल हमारा पोजीशन का फंक्शन है, तो पाए जाने की प्रायिकता टाइम पे नहीं निर्भर करेगी, वो केवल किसका फंक्शन होगी? वो केवल और केवल पोजीशन का फंक्शन होगी। तो बच्चों हम कहाँ पहुंचे? हमें फिर से उसी पे वापस लौटना है जहां हम साई एक्स की वैल्यू को क्या लिख रहे थे? साई एक्स की वैल्यू को लिख रहे थे a1 e की पावर i ओमेगा एक्स, e की पावर i के x है ना, प्लस a2 e की पावर, देखें कोई एक्सप्रेशन आपने ऐसा लिखा था? उसी को फिर से यूज करें, अगेन यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, साई इक्वल टू a1 e की पावर i के x प्लस a2 e की पावर माइनस i के x। इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है a1 cos kx प्लस i sin kx। कौन सा यूलर एक्सप्रेशन यूज किया है? e की पावर i थीटा होता है हमारा cos थीटा प्लस i sin थीटा, प्लस a2 लें और यहां लिखें cos kx माइनस i sin kx, और एक्सप्रेशन यूज किया गया है e की पावर i थीटा इजकल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम ये लिख रहे हैं दोनों। क्या करें बच्चों? इसे ऐसे लिख लें cos kx, बल्कि क्या करें इसे ऐसे लिख दें cos kx का कोफिशिएंट क्या है? a1 प्लस a2। देखें cos kx यहाँ से कॉमन निकाल दें दोनों से, a1 प्लस a2 आ जाएगा, प्लस i a1 माइनस a2 और साइन kx। इस a1 प्लस a2, ये a1 भी कांस्टेंट है, a2 भी कांस्टेंट है, इसकी जगह पे एक नया कांस्टेंट यूज करते हैं c। इसे लिख दें c cos kx। इस कांस्टेंट की जगह आपने क्या कर दिया बच्चों? c, और इस पूरे की जगह पे यूज कर लें d प्लस d साइन kx। और यहां हमने क्या मान लिया है? a1 प्लस a2 इजकल टू क्या है बच्चों? c, और i इसको मान लिया है हमने d। तो ये हमारे पास साई एक्स मिल गया। अब हमारे यहाँ इस पे वेव फंक्शन की रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, तो पहले हम यहाँ तक पहुंचे इस रिजल्ट तक।
बेसिकली मैं चाहता तो इस सॉल्यूशन को सीधा यहां ले आता, ला सकता था मैं, लेकिन ई की पावर में हमें जाने से फायदा क्या हुआ कि वहां से एक वंडरफुल फिजिक्स हम वंचित हो जाते। कौन सी वाली से? पॉजिटिव वेव प्रोपगेशन, नेगेटिव वेव प्रोपगेशन, साई एक्स टी बनाना, वो सब चीजें मिस करते। इसलिए हमने क्या किया, हमने पहले इस एक्सप्रेशंस की जो दोनों वैल्यूज थी उन पे ही एनालिसिस कर लिया, तब हम आगे बढ़े। इस क्रम को भी समझें कि ऐसा मैंने क्यों किया। अगर आप ग्रेजुएशन पे या किसी बुक पे पढ़ोगे तो क्या होगा, सीधा ये लिख देगा और बीच का सब मिस कर देगा। और मैंने वो मिस क्यों नहीं किया, क्योंकि जब आप आगे फर्दर बुक लिखेंगे तो कुछ बेटर बुक आएगी। कौन सी? क्योंकि सब चीजों में फिजिक्स छिपी होती है और वो कहीं लैक होती है। बात समझ रहे थे? उन्हीं को कैसे साई एक्स को साई एक्स टी बना के, और फिर हम कैसे करें उसे पॉजिटिव नेगेटिव मोमेंटम कैसे समझाएं और उसकी फिजिक्स कैसे समझाएं, इससे नहीं पता चलेगी ये सीधी। हाँ, इससे भी मैं तुम्हें फिर पहुंचाऊंगा, उन्हें कोरिलेट करूंगा कि अगर हम यहां से जाना चाहते हैं, उधर की तरफ वापस जाना चाहते हैं तो कैसे जाए, उसे भी सिखाता हूं थोड़ी देर में। लेकिन बहुत ही वंडरफुल फिजिक्स है यहाँ जो हमें समझनी है। मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि वेव फंक्शन की वैल्यू जो हमारे पास वेव फंक्शन आया है उसमें हमें बताना है कि x बराबर 0, क्योंकि पार्टिकल ना तो इस वॉल पे है, वॉल के अंदर है, और ना ही इसी वॉल पे है, इसके अंदर है। तो क्या होगा, x बराबर 0 और x बराबर l के ऊपर साई हमारा क्या होगा बच्चों? 0, क्योंकि पार्टिकल विद इन द बॉक्स है, ना तो 0 पे है ना l पे। दीवार पे थोड़ा ही है पार्टिकल, पार्टिकल तो अंदर है। जस्ट लाइक के जैसे हम कमरे के अंदर हैं, तो हम कमरे की दीवारों पे थोड़े ही हैं, कमरे के अंदर है, अंदर की डायमेंशन में। ऐसे ही पार्टिकल है, ना तो इस दीवार पे है ना इस दीवार पे, इस दीवार के अंदर है। जैसे दीवार खत्म होती है उसके अंदर कहीं भी हो सकता है। तो क्या होगा, जैसे ही हम ये कंडीशंस लगाएंगे तो हमने कंस्ट्रेंट इंपोज कर दी पार्टिकल पे। और कंस्ट्रेंट किसने की? इन दीवारों ने इंपोज कर दी कि आप ना तो कहां पाए जा सकते हो, ना x बराबर 0 पे पाए जा सकते हो, ना x बराबर l पे, उसके बीच में रहो। अब आप मुझसे पूछेंगे मैं इस फिजिक्स को कैसे समझता हूं, और आपसे कैसे कहूंगा ऐसे समझो। मैं फिजिक्स को इसमें ऐसे समझूंगा कि मेरे पास श्रोडिंगर इक्वेशन है। श्रोडिंगर इक्वेशंस है तो मेरे पास सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन में v डिफाइन हो। मैंने v डिफाइन किया, v जो डिफाइन था वो मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब मैंने देखा कि इस v की बराबर 0 के चलते इसका वेव फंक्शन क्या है। तो जैसे ही v मैंने कुछ अप्लाई किया तो आर्बिट्री तौर पे साई वेव वैल्यू नहीं रख सकता, उसने वेव फंक्शन की लिमिट को तय कर दिया। क्या कर दिया कि इस कंडीशंस को केवल तब ओबे कर सकता है या तो सॉल्यूशन a cos kx हो, o c cos kx हो, या d sin kx हो। इस पोटेंशियल ने तय कर दिया। ये तो पोटेंशियल ने तय किया है सॉल्यूशन, और ये बेसिकली दो सॉल्यूशनों का सुपरपोजिशन है। इसे मैं ऐसे भी समझ रहा हूं कि दिस इज नथिंग अदर देन इट इज सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव फंक्शन, दिस एंड दिस। मीन्स सॉल्यूशन में भी c cos kx, सॉल्यूशन में भी d sin kx, एंड अगर दो सॉल्यूशंस हैं तो उनका लीनियर सुपरपोजिशन भी एक सॉल्यूशन होता है। लेकिन बाद में मुझे पता चलेगा कि इस गिवन कंडीशंस के लिए ये दोनों सॉल्यूशन वैलिड ही नहीं है, इनमें से केवल एक ही वैलिड है। अब इसी चीज पे हम बढ़ते हैं आगे। जैसे ये कंडीशंस हम लगाते हैं, एक अपने आप ऑटोमेटिकली इनमें से खुद 0 हो जाएगा। हमने क्या किया, साई को 0, ये कंडीशंस लगाई। पहले क्या करते हैं हम, x बराबर 0 के ऊपर साई को 0 लगाते हैं। तो यहां से हमें पता चलेगा 0 इजकल टू c cos 0 प्लस d sin 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और sin 0 की 0 होती है। तो ये इक्वेशन बन गई c इंटू 1 प्लस 0 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, c हमारा 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, cos kx सॉल्यूशन नहीं हो सकता। कब, इस कंडीशंस में। ये किसने इंश्योर कर दिया,
x बराबर 0 पे वेव फंक्शन की वैल्यू 0 ने इंश्योर कर दिया कि कॉस कभी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि उस दीवार पे है ही नहीं पार्टिकल। अब अगर आपने मान लिया कि हम तो सर इसी को लेंगे और आप जिद पकड़ गए, तो आपने क्वांटम मैकेनिक्स के रूल का वायलेशन कर दिया। किसका? कि जहां पार्टिकल नहीं था वहां पे भी आप फाइनाइट वैल्यू देने लगे हो, तो आपका सॉल्यूशन गलत होने लगा है। बात नहीं समझ रहे हैं? आप नहीं कर सकते कि आपके पास आर्बिट्री चॉइस नहीं है। वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं, उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसके के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन है उनका उसे हर समय पालन करना होगा। उसके पास आर्बिट्री चॉइस नहीं है। उसको ऑल द टाइम सॉल्यूशंस आप केवल तब लेंगे जब आप उसके ऊपर दो चीजें तय कर देंगे। एक, उस पर क्या पोटेंशियल के अधीन मोशन कर रहा है। वन, मैं फिजिक्स को कैसे समझता हूं, तुमसे कैसे समझवाना चाहता हूं। ऐसे समझना चाहता हूं कि आपके पास सबसे पहले पोटेंशियल डिफाइन हो कि पोटेंशियल क्या है। वो पोटेंशियल खुद तय करेगा कि वेव फंक्शन की नेचर क्या हो, और फिर उसके बाद पोटेंशियल तय कर रहा है। फिर जो हमारे पास नेचर है उसमें भी हमें ये देखना है कि जो सर्टेन कंडीशन है उनको ओबे कौन सा कर सकता है। ये हमारी जो सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन इसलिए आया क्योंकि v बराबर 0 ने इंश्योर किया ये सॉल्यूशन, हार्मोनिक ऑसिलेटर सॉल्यूशन। क्योंकि जब भी पार्टिकल के ऊपर पोटेंशियल काम नहीं करता तो उसका सॉल्यूशन हार्मोनिक होता है, हार्मोनिक सॉल्यूशन कहते हैं इसे। और इनमें से भी दोनों सॉल्यूशन पॉसिबल किसने नहीं किए, वो इसने श्योर कर दिया कि हमारे पास x बराबर 0 और x बराबर l पर वेव फंक्शन 0 होगा, तो कंस्ट्रेंट कंडीशन ने इंपोज कर दिया कि ये सॉल्यूशन कभी नहीं होगा। तो आपके पास चॉइस क्या बची? इस टर्म को जैसे ही आप c को 0 करेंगे तो सॉल्यूशन 0 हो चुका है। तो यहां पे सॉल्यूशन हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, और इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन कहूंगा क्योंकि इसको मैं आगे भी यूज करने वाला हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैं डिस्कस करूंगा कल के लेक्चर की, जो आज की डेट में बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक बन चुका है, वहां पे मैं डिस्कस करूंगा कि कितना इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्यों है। अभी तो हमें थोड़ा सा ही अंदाजा लगा कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन कल हमें यह भी पता चलेगा कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। उसके बाद बच्चों क्या होगा कि जैसे हम इस टर्म को 0 करते हैं तो साई एक्स जो होगा वो हमारा डी साइन के एक्स होगा। मैं तुम्हें वापस ले जाता हूं जहां से हम चले थे, वहीं पर ले जाता हूं इस सॉल्यूशन से। तुम्हें लगेगा सर कैसे ले जाओगे, यहां से तो बहुत मुश्किल है इसे ले जाना। और मैं कहूंगा मेरे लिए ले जाना ये केवल और केवल एक लाइन का खेल है। मैं इसे चाहूं तो इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूं डी, और यूलर थ्योरम में यूज करूं तो इसे मैं लिख सकता हूं ई की पावर आई के एक्स माइनस ई की पावर माइनस आई के एक्स अपॉन 2i। कौन सा थ्योरम यूज कर दिया? ई की पावर आई थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और यहां ई की पावर माइनस आई थीटा को मैं लिख पाऊंगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। और अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो देखो मेरा रिजल्ट आ जाएगा 2i साइन थीटा बराबर ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा। तो मुझे यहां से साइन थीटा की वैल्यू पता चल गई। यही मैंने यहां किया है। आपके लिए हो सकता है इस माइनस का कोई मतलब ना हो, लेकिन मेरे लिए माइनस में भी मतलब है। एक चीज मैं सदा बताने की कोशिश करूंगा कि आप सदा मतलब ढूंढें क्वेश्चंस में, इस साइन का क्या मतलब है। अब हमारी यहां पे फिजिक्स दो पार्ट्स में जाएगी अलग अलग। एक कौन सा पार्ट्स? जब हम इस माइनस साइन का मतलब समझ रहे होंगे, एक मीनिंग, और एक इसका मतलब ई की पावर आई के एक्स और ई की पावर माइनस आई के एक्स का क्या मतलब है। अगर हम इसको देखें तो देखो मैं इसको बच्चों इस फॉर्म में लिख सकता हूं जो मैं अभी थोड़ी देर पहले उस फॉर्म में लिख रहा था। इसको मैं C1 ई की पावर आई के एक्स और C2 ई की पावर माइनस आई के एक्स लिख सकता हूं। क्यों? d अपॉन 2i की वैल्यू को मैंने C1 ले लिया, माइनस d अपॉन 2i की वैल्यू को मैंने C2 ले लिया। मैं इस रिजल्ट से फिर यहां आ गया। और कभी इस फॉर्म में मैंने सॉल्यूशन लिया था जब मैं इसको इलोबरेट करके समझा रहा था। अगर आप देख रहे हो तो अगर मैं C1 और C2 की जगह पे A1 और A2 कोएफिशिएंट ले लूं तो फिर वापस वहीं पहुंच गया। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे है जिसे हमें समझना है
वो है इस माइनस साइन का मतलब। कोई बताएगा क्लास में व्हाट डज इट मीन, माइनस का क्या मतलब है? उसका वेव फंक्शन इन्फ्लुएंस आके फिर वापस से आता है जो आपने पहले बताया था, पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड देन अगेन कमिंग बैक, वो नहीं है? वो तो यहाँ से कवर हो रहा है ये पॉजिटिव दिशा में और माइनस में ये माइनस साइन नहीं कवर कर रहा उस चीज को। बेसिकली हम कहाँ लैग करते हैं, फिजिक्स को क्यों नहीं समझते हम? ये नहीं समझते कि मैथमेटिक्स हमें हर समय कुछ बोलना होता है। हमारे लिए माइनस साइन मैथमेटिक्स के लिए तो पॉजिटिव नेगेटिव से अलग कुछ मतलब नहीं है इसका। फिजिक्स ऐसा नहीं छोड़ती पीछा। फिजिक्स का मतलब है पाई का फेज डिफरेंस है। अगर मैं इसी सॉल्यूशन को बढ़ा के लाना चाहता, इस फॉर्म में मुझे आना होता तो मैं आ जाऊंगा यहां से भी। देखो आप करना क्या है, आपको कोरिलेट करना सीखो। कोरिलेट करने का मतलब ये होता है कि अगर मैं यहां पे एक्स की वैल्यू को यहां जीरो कर देता हूं, अगर मैं यहां एक्स की वैल्यू को क्या कर देता हूं, जीरो, और फिर साई को जीरो कर देता हूं, तो यहां a1 बराबर -a2 आएगा हमारा, क्योंकि e की पावर 0 1 हो जाएगा, e की पावर 0 भी 1 हो जाएगा। तो a1 प्लस a2 बराबर 0 मीन्स a1 बराबर -a2। वो नेगेटिव साइन ये है जो कवर हो रहा है, और उसका कुछ मतलब है? कोई नहीं बता पा रहा है? तो मतलब वॉल्स पे हाँ जी, इंतजार करूं, कुछ बताओगे? जब पार्टिकल दीवार से जाकर टकराता है और वापस लौटता है, तो अगर उसका वेव फंक्शन ऐसे पहुंच रहा था तो ये वापस ऐसे लौटेगा, तो 180 फेज होगा। जब इनफाइनाइट डीप पोटेंशियल वॉल के साथ जाकर टकराता है तो पार्टिकल के साथ जो वेव अटैच होती है वो उसी फेज में नहीं लौटती, वो 180 के फेज डिफरेंस से पैदा होती है, और वहां आगे जाकर मैं इसे बताऊंगा वो स्टेशनरी वेव बनती हैं। और अगर स्टेशनरी वेव अगर नहीं बनेंगी तो पार्टिकल एनर्जी लॉस करेगा, और पार्टिकल अगर एनर्जी लॉस करेगा तो पार्टिकल की एनर्जी डिसिपेट होगी, ये कुछ ही समय पर मोशन नहीं करना शुरू रहेगी इसकी, ये बंद हो जाएगा मोशन करता हुआ। लेकिन क्या देखा जाता है कि पार्टिकल एक बार मोशन में था तो लगातार मोशन में रहता है। इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं उसे स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन से जाकर समझना होगा। मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो एक बहुत ही ब्रॉड और बहुत ही लॉन्ग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा था कि बेसिकली कहीं ना कहीं स्टेशनरी वेव प्रोपगेशन से कनेक्टेड है। और ऐसा नहीं है कि इसे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आप कहोगे कि सर इसे खूब इलोबरेट करके हमें पढ़ा दो, तो कल के लेक्चर में मैं इसी पे डिस्कशन मेरा जारी रहेगा। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया देकर आगे बढ़ने के प्रयास में इसलिए हूँ कि कोर्स की एक लिमिटेशंस हम पे लगी हुई है कि वो कोर्स भी हमें कवर करके चलना है, क्योंकि आप बहुत समय यहाँ देना भी नहीं चाहते, थक जल्दी जाते हो, है ना? थकने की भी तो समस्या है। थकने की बड़ी समस्या है। मैं आगे जाता हूं और मेरी अगली बात सुने। सी हमारा 0 हो गया। अब हम अगली कंडीशंस लगाएं कि x बराबर एल पे साई 0 होना है। तो यहाँ पे कंडीशंस, ये तो 0 ही हो चुका था, तो ये हमें रिजल्ट देगा d साइन के एल इजकल टू 0। d साइन के एल इजकल टू 0 ये रिजल्ट दे रहा है। अब इसमें हमें समझना क्या है, क्या आपके पास दो विकल्प हैं, या तो d को 0 कर लें या साइन के एल को 0 कर लें। अगर आपने d को 0 किया, जो आप नहीं कर सकते, अगर आपने d को भी 0 किया और c आपका पहले से 0 आ गया है तो साई 0 हो जाएगा, वो हमारी मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल बॉक्स में है उस तो साई उसका 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, आपके पास चॉइस नहीं है क्या करने की, d 0 नहीं हो सकता, t नॉन 0 ही होगा। तो आपके पास विकल्प दूसरा नंबर कौन सा बचा, साइन के एल इजकल टू 0, और 0 का मतलब साइन एन पाई। और याद रखें यहाँ पे n की वैल्यू को 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। 1 नहीं ले सकते, मैं इसका डिस्कशन भी दूंगा। 1 से कम वैल्यू नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है, लेकिन आप n की वैल्यू को 0 नहीं लेंगे। कहीं ना कहीं आंसर है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज द रीजन। मैं थोड़ा सा हिंट करूंगा, अभी करूंगा।
KL की वैल्यू यहां से बच्चों क्या हो गई, कंपैरिजन किया आपने, KL हमारा n पाई आ गया। मैं यहां से रब कर दूं इसे, देखें किसी का कोई पॉइंट ऐसा ना हो जो कहीं मिस हो रहा हो। तो यहां से हमारे पास k स्क्वायर L स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और k स्क्वायर क्या है, 2me अपॉन h कट स्क्वायर। k स्क्वायर को यही तो मान रखा था, देखो अपने सोल्यूशन में, इजकल टू इंटू एल स्क्वायर इजकल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर। यहां से एनर्जी आइगन वैल्यू हमारे पास एवोल्यूट हो गई, कितना, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में सदा क्लोज रखो। और दूसरा, इसे कहते हैं दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर पार्टिकल इन ए बॉक्स। क्या कहलाता है, एनर्जी आइगन वैल्यू एक्सप्रेशंस। और यहां से क्या पता चल रहा है कि अगर हम मिनिमम एनर्जी चाहते हैं E1, तो वो n बराबर 1 के लिए आएगी, कितनी, पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। क्या कहलाती है ये, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। GSE का मतलब ये है ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर पार्टिकल इन ए बॉक्स। कितनी होती है, पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। ध्यान दें, अगर हमने n की वैल्यू को यहां पे ध्यान रखें, n हमारा 1 2 3 एंड सो ऑन चलता है, आप जीरो क्यों नहीं ले सकते। अगर आपने n की वैल्यू को यहां जीरो ले लिया तो एनर्जी जीरो हो जाएगी, और क्वांटम मैकेनिक्स एनर्जी जीरो के लिए मना करती है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मना करता है, एनर्जी जीरो है तो उसकी अनसर्टेनिटी एनर्जी की जीरो होगी, टाइम वहां पे इन्फिनिटी होगा और टाइम इन्फिनिटी कभी नहीं होगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि कोई भी पार्टिकल हो, इवन t बराबर 0 केल्विन के ऊपर भी उसकी एनर्जी जीरो नहीं हो सकती, 0 पॉइंट एनर्जी सदा होती है। कंपटीशंस की दुनिया में पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछते हैं कि हाँ n की वैल्यू को हम जीरो क्यों नहीं लेते। ये हमारा E1 आ गया, और अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो E2 की जो वैल्यू है वो हमारी बच्चों हो जाएगी यहाँ 4E1। E3 जो होगा, यहाँ n की वैल्यू को चेंज कर रहा हूं मैं, n बराबर 1 पे ये एनर्जी थी, ये हमारी एनर्जी कहलाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। F4 फर्स्ट, E4 एक्साइटेड, S4 स्टेट, E4 एनर्जी। फिर हमारी पास अगली जो एनर्जी होगी वो होगी बच्चों 9E1। वो क्या कहलाएगी, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। और नेक्स्ट जो एनर्जी होगी, मैं 5 तक जाऊंगा, E4 जो हमारा होगा वो क्या कहलाएगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। कितनी आ गई, ये n बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग, ये n बराबर 2 के करस्पॉन्डिंग, ये n बराबर 3 के करस्पॉन्डिंग, ये n बराबर 4 के करस्पॉन्डिंग, और E5 तक मैं जा रहा हूं। E5 मेरा कितना होगा, 25E1। क्या आ गया, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, n बराबर 5। अब आप ये मत सोचो कि खत्म हो गया, ये तो आगे तक कभी कहां तक भी बढ़ा दो। और यहां अगर हम एनर्जी की रेशो की बात करें तो क्या होगा,
E1, E2, E3, E4, E5 इनकी जो रेशो होगी वो किस फॉर्म में होगी? 1, 4, 9, 16, 25 इस फॉर्म में होगी। क्या महत्वपूर्ण हो जाता है? महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि एनर्जी आइगन वैल्यू क्लासिकल से हम क्वांटम पे कैसे जाएं। थोड़ा सा मैं फिजिक्स बोल लूँ इसकी और तो मैं फिजिक्स तक ले जाता हूं। हमारे पास क्लासिकली अगर इस पार्टिकल को छोड़ते इस बॉक्स के अंदर, तो क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती कि पार्टिकल की जो एनर्जी है वो ईच एंड एवरी पॉइंट पर सेम है। यहां हम देख रहे हैं कि एनर्जी ईच एंड एवरी पॉइंट पर सेम नहीं है। ये तय होगा कि पार्टिकल जो होगा वो कौन सी क्वांटम स्टेट्स में है। हम विजुलाइजेशन इसका नहीं कर पाते। विजुलाइजेशन हम क्यों नहीं कर पाते? विजुलाइजेशन इसलिए नहीं कर पाते कि हमारे जो दैनिक लाइफ के अंदर अगर हम एल की वैल्यू को लेकर चलें, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि हम इस पूरी लाइफ के अंदर अगर इसको देखें और ऑब्जर्व करने का प्रयास करें, ये कोशिश करें कि भाई हम एक बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स बनाएंगे और उस छोटे बॉक्स में एक पार्टिकल को छोड़ देंगे और उसकी एनर्जी बताएंगे कि भाई एनर्जी हमें पता चले। मैं कुछ आगे नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं इसकी फिजिक्स बताता हूं तुम्हें कि हम क्यों इसे विजुलाइज नहीं कर पाते। क्वांटम मैकेनिक्स हमें क्यों नहीं दिखती अगर हम इस पार्टिकल ने बॉक्स पर देखें। सपोज किया हमसे कहा जाए कि इसको हमें विजुलाइज करना है, तो हम देखें कि हमारी दैनिक लाइफ में जो सपोज किया एक हमने क्रिकेट की बॉल ले ली। तुम अक्सर कहते हो कि सर उसका क्रिकेट की जो बॉल है उसका मास जो होता है 100 ग्राम के आसपास ले लो, अप्रोक्सीमेशन। वो उस क्रिकेट बॉल को रख दिया, सपोज किया एक बॉक्स बना लिया और उसकी लेंथ हमने ले ली 1 मीटर, उसमें डाल दिया। अब हमने सोचा कि अब हम इसकी एनर्जी देखते हैं कौन सी स्टेट में कितनी होगी। एल हमने 1 मीटर ले रखा है। अब देखें ध्यान से, यहां से अगर इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहां पे विजुलाइजेशन का जो इंपैक्ट है उसे सारा का सारा इसने खराब कर दिया। आप समझो बात को, कितनी महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं। 10 की पावर -34 इसका ऑर्डर था और आप 10 की पावर -34 का स्क्वायर कर बैठे, 10 की पावर -68। अब तुम इसे कंपनसेट किससे कराना चाहते हो? किससे कराओगे? चाहोगे मास उसका कम हो पार्टिकल का, लेकिन आपके पास जो परसेप्शन है वो मासों का ग्राम में जाके है, तो आप मास ग्राम के ऑर्डर का ही ले सकते हो। लेंथ का आपका परसेप्शन जो है, आप कहां तक लेंथ का परसेप्ट कर सकते हो, महसूस कर सकते हो? मीटर में नहीं करोगे, ज्यादा सेंटीमीटर में कर लोगे, इससे ज्यादा तो परसेप्शन हो नहीं पाएगा। तो आपने क्या किया कि जैसे इसकी वैल्यू को 10 की पावर -34 का स्क्वायर किया तो ये हमारे पास वैल्यू 10 की पावर -68 हो गई और इसे हम कंपनसेट करने चले थे मास से। दैनिक लाइफ में जो मास होते हैं वो ग्राम के ऑर्डर के परसेप्ट होते हैं। तुमने सोचा सर हम तो 100 ग्राम नहीं ले रहे, तो और क्या करोगे? 10 ग्राम का ले लो, यही तो कर सकते हो। तो क्या करोगे यहां 10 गुणा 10 की पावर -3 करोगे केजी लाने को। मैंने इसको 100 ग्राम की जगह कितना कर दिया? 10 ग्राम। तुमने कहा सर हम इसे छोटा रखना चाहते हैं। इससे छोटे का परसेप्शन नहीं कर सकते, तुम ज्यादा से ज्यादा ग्रामों में डिटेक्ट कर सकते हो। तुम कहने लगे सर मिलीग्राम लेंगे तो उसका परसेप्शन तुम नहीं करना भारी है, मिलीग्राम तो नापना भी भारी पड़ेगा। ग्राम में अंदाजा ले सकते हो कि भाई ग्राम इस ऑर्डर का देखो है ये। हमारा परसेप्शन सब कुछ का नहीं है। तुमने कहा इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को तुम परसेप्ट नहीं कर पाओगे, इलेक्ट्रॉन कहां से ले लो। लेंथ कितनी ले सकते हो? तुमने कहा सर हम तो मीटर नहीं, ऐसा करो सर इसे सेंटीमीटर का ले लो। मैं कह रहा हूं ले लो भाई, सेंटीमीटर तक का तुम्हारा परसेप्शन हो सकता है, कर लो। अब क्या करने गए यहां से एल स्क्वायर किया तुमने, केवल हम इस वैल्यू को देख रहे हैं, केवल इसका असर। इनको छोड़ दिया हमने पावर पे क्योंकि इनका असर ज्यादा नहीं पड़ेगा, पावर देख रहे हैं। तो यहां से हमें क्या पता चला कि जैसे ही एल की वैल्यू को 1 सेंटीमीटर हमने लिया
तो ये 10 की पावर -2 का स्क्वायर दे देगा। लेंथ मैंने 1 सेंटीमीटर कर ली। अब यहां से अगर हम देखें तो ये 10 की पावर -64 था और ये कितना बन गया बच्चों? 8। कितना आ गया अब भी? हाँ जी, 56 आ रहा है। अब ये इस ऑर्डर का आ रहा है इतना जूल। मुझे लगता है तुम्हें टेंशन हुई या नहीं हुई, मुझे हो गई। क्या सोच के? कौन सा आ रहा है? ये 34 का स्क्वायर लोगे तो 68 आएगा यहाँ। हाँ, करा दो, सही करा दो, इसमें कोई बात नहीं। और यहाँ कितना आ रहा है? -4 तो देखो यहाँ से बना, -7 और 10 की पावर -6 रह गया ये। तो यहाँ 10 की पावर 6 करो तो ये 62 आ गया। ये तो और भी टेंशन की विषय हो गया, पावर और हमारी -6 और आ गई। क्यों जी? अब 10 की पावर -62 जूल को ढूंढ लो। कहां ढूंढोगे? 0.0000000 इतने जीरो लग जाएंगे, तुम कहने लगोगे सर ना हो रहा कुछ भी पता चल रहा। बात को समझ रहे हो? कहां ले गया? क्वांटम से क्लासिकल पे जाकर कोशिश करा रहा हूं। क्या कि हम दैनिक लाइफ में क्वांटम मैकेनिक्स को क्यों महसूस नहीं कर पा रहे? क्योंकि जो मासेज हैं बॉडियों के, उनका परसेप्शन हम ग्राम के लेवल पे जाके कर सकते हैं। अब कंपटीशंस में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? यही आ सकता है कि 10 ग्राम की बॉडी है, उसे एक बॉक्स में छोड़ दिया जाता है, बॉक्स की लेंथ जो है सेंटीमीटर में दे देगा, 5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, ऐसे दे देगा। या हो सकता है ये एग्जैक्ट ही दे दे और कहता है पार्टिकल की जो है एनर्जी बताइए पार्टिकल ने बॉक्स में। अब आंसर जब आप -62 जूल देने चले तो आपको ये पता चला कि अब इसे परसेप्ट कहाँ से करोगे। दुनिया के अंदर 10 की पावर -62 जूल का परसेप्शन हम नहीं कर सकते। क्या हाथ खड़े हो गए? एक हाथ खड़े कर दिए कि जब हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स के ऊपर क्वांटम मैकेनिक्स का परसेप्शन करते हैं तो वो परसेप्ट कभी नहीं होते। अब हम देखें कि क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम पे ये परसेप्ट करने की स्थिति में हम कैसे आए। आपने इलेक्ट्रॉन ले लिया, जैसे इलेक्ट्रॉन लिया तो यहां से हमें पता चला ये 10 की पावर -31 का ऑर्डर आ चुका है। 10 की पावर -30 तो लो गई। मैं केवल ऑर्डर पे बात कर रहा हूं, यहां भी मेरा ऑर्डर ही परसेप्शन था, है ना। और यहां पे भी मैं ऑर्डर पे ही बात करूंगा। हम क्या करें, इसको सिग्निफिकेंट अगर करना चाहते हैं तो हमारे पास केवल और केवल विकल्पों पे बात करें, हम कैसे कर सकते हैं। आपके पास है विकल्प कुछ भी नहीं, ना तो आप पाई को चेंज कर सकते हो, ना एच कट को चेंज कर सकते हो। क्वांटम नंबर की वैल्यू को जरूर चेंज कर सकते हो, लेकिन उसे 1 2 3 इस तरीका से ही लेके चलोगे। ऐसा तो है नहीं कि उसे जाके देखोगे सीधा का सीधा 10,000 कर दो सर। सबसे पहले जो परसेप्शन होगा वो ग्राउंड स्टेट का ही होता है। आपने इनकी वैल्यू को 1 किया, पाई लिया, एच कट लिया, ये आपके हाथ में चेंज करना ज्यादा कुछ है नहीं। इस 2 को चेंज कर नहीं सकते, ये भी फिक्स है। अब आपके पास 2 विकल्प बचे। आपने कभी सोची थोड़ा ये क्वांटम मैकेनिक्स? अब समझ में आनी चाहिए तुम्हें कि कैसे सोचते हैं इसे। एम लिया इलेक्ट्रॉन के लिए तुमने, वो काफी छोटा कर लिया तुमने। लेंथ को तुमने ले लिया एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का। कहोगे सर क्यों ले रहे हो लेंथ को एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का? इलेक्ट्रॉन तो की जो जिस रेडियसों में वो घूमता है वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की तो होती है। वहां पे तुम्हें इसका असर दिखने लगेगा। देखो, रख के देखो। क्या किया हमने, एक इलेक्ट्रॉन को मैं से थोड़ा रब कर लूं यहां तक। अभी ये मैं सोच रहा है खत्म हो गया, अभी तो ये चलता रहेगा। क्यों जी? और साथ साथ ये भी बता दूं, तुम्हें फिजिक्स जरूर बोझिल करती होगी, लेकिन मेरे लिए इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है कि मैं हर समय कोशिश करता हूं कैसे हम माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जाके महसूस करें, तो हमें खुद ही इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। जैसे हमने से कहा गया एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे छोड़ दिया गया एक इलेक्ट्रॉन को, और उसकी लेंथ जो थी बॉक्स की जिसमें छोड़ा गया वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का है। आप कहोगे सर क्यों ले रहे हो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा होता है वो बेसिकली एंगस्ट्रॉम की ही रेडियस होती हैं।
और इलेक्ट्रॉन का मास तो आपको पता ही है। अब देखें कि यहाँ पे वैल्यू कितनी हमें मिलती है। तो आपको पता चला कि यहाँ पे जब एनर्जी की वैल्यू को लेके चलेंगे तो एनर्जी की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और एच कट स्क्वायर की वैल्यू ले लो, तुम्हें रखनी है, बताओ कितनी ले लूँ। एच कट लेना है यहाँ, या आप ऐसा कर लो, एच कट की वैल्यू से अगर बचना है तो ऐसा कर लो इसे। बिल्कुल सही है, वहाँ से बचे रहोगे, उससे फायदा होगा। पाई वाई और ये सब नहीं रखना पड़ेगा। तो ये n स्क्वायर हो गया, और h की वैल्यू हमें पता 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस, इसका स्क्वायर करो अपॉन 8, मास इलेक्ट्रॉन का कितना kg, और L हमें लेना होगा 10 की पावर माइनस 20। ये जूल में आ गया, और इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले जाओ, क्योंकि वहां एनर्जी जो होती है हमारी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं हम। ये हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई एनर्जी। आ गई, तभी तो पता चलेगा कब क्वांटम अब महसूस होने लगेगी। m की वैल्यू लो होने से, मास की वैल्यू को बहुत कम होने से, और लेंथ की वैल्यू बहुत लो होने से, वेरी लो, वेरी लो, ये सिग्निफिकेंट नजर आएगी। मुझे नहीं पता, कैलकुलेशन पोर्शन तुम्हें करना है। देखो, मुझे उम्मीद यह है कि अभी तुम्हारी कैलकुलेशन सही नहीं आ रही है, इसकी कैलकुलेशन को पूरा करके मुझे दो, और होमवर्क में कर लो, कोई ऐसा जल्दी नहीं है कि मैं तुमसे कह रहा हूं बिल्कुल अभी दो। बस मेरा इशारा केवल इतना सा था, जो मैं तुम्हें इशारा दे रहा हूं वो ये दे रहा हूं कि यहां पे परसेप्ट हो सकती है अभी, और इसका परसेप्शन का रीजन आपको समझ आ रहा होगा। क्या, मास की वैल्यू जब बहुत कम हो जाती है, लेंथ जो है वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की हो जाती हैं, तो यहाँ पे एनर्जी सिग्निफिकेंट होने लगती है। और क्वांटम मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब एनर्जी आने लगती है तो क्वांटम मैकेनिक्स का परसेप्शन इसलिए होता है क्योंकि एटॉमिक एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर के ही होते हैं। इसे होमवर्क में मुझे वैल्यू बता दें और मुझे बताएं कि इसकी वैल्यू एग्जैक्टली कितनी आ रही है। मैं 2-3 बातें बोलने के बाद इसका लेक्चर आज का समापन करूंगा। आप ये ना मान के चले, इन छोटी छोटी चीजों को सबको समझने का प्रयास करें, कैलकुलेटिव पोर्शन को सोचने का प्रयास करें, और ये भी कोशिश करें कि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि हम जब पार्टिकल इन द बॉक्स की प्रॉब्लम लेते हैं तो हम क्वांटम मैकेनिक्स में तो परसेप्शन कर पाते हैं, लेकिन क्लासिकली हम क्यों फेल हो जाते हैं। तो आपको यही बताना पड़ेगा कि जब हम क्लासिकल पार्टिकल लेते हैं जहाँ पे मास ग्राम के ऑर्डर के होते हैं और जो हमारी लेंथ होती हैं वो सेंटीमीटर के ऑर्डर से कम हम परसेप्ट नहीं कर पाते, तो वहाँ पे हमारी एनर्जी इतनी कम आती है कि उसको हमारा परसेप्शन हो ही नहीं पाता, इसलिए विजुलाइजेशन नहीं हो पाता। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए लेकर चल रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन को एक ऐसे बॉक्स में छोड़ देते हैं जहाँ लेंथ एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की है, तो वहाँ इसका सिग्निफिकेंस ऑर्डर आने लगता है। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर वहाँ पे सिग्निफिकेंट होने लगते हैं एटॉमिक डायमेंशंस के ऊपर। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है। और एक बहुत ही बड़ी बात साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे डायमेंशंस हमारी छोटी होने लगती हैं, जैसे, ध्यान दो मेरी बात पर बच्चों, बहुत काम की बात बोल रहा हूँ, बहुत ही काम की। जब हमारी ये जो लेंथ है, जब ये हमारी एंगस्ट्रॉम की बजाय फर्मी के ऑर्डर की होने लगती है, तो ये एनर्जी और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होने लगती है न्यूक्लियस के अंदर। इसलिए वहाँ न्यूक्लियस के जो ऑर्डर हैं एनर्जी के, वो एटॉमिक एनर्जी के मुकाबले बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि वहाँ लेंथ कम हो गई। बात को समझ रहे हैं? इसलिए न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल्स अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आते हैं तो वो मेगा में चलते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि वहाँ एल की वैल्यू और भी कम हो गया, साइज और छोटा हो गया। और साथ साथ हमें ये पता चलेगा कि हम परसेप्शंस में क्यों नहीं आते, हमें थोड़ी देर में ये पता चलेगा। मैं आज के लेक्चर में केवल इतना ही बता पाऊंगा, क्योंकि और डिटेल लेक्चर्स हमारा इस पर चलेगा। यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स हमसे ये कहती कि पार्टिकल की एनर्जी केवल काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, और वो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो बेसिकली पार्टिकल का मोमेंटम फिक्स है तो हर जगह सेम होगी। लेकिन यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि एनर्जी जो होती है वो फिक्स नहीं होती, बल्कि एनर्जी क्या होती है, डिस्क्रीट होती है।
वहाँ एनर्जी क्लासिकल में कंटिन्यूस होती है, कंटिन्यूस पार्टिकल एनर्जी प्रोसेस कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम अभी ध्यान से देख रहे हो, जो अभी मैंने अभी रब किया है, तो हमने देखा एनर्जी को E1, 4E1, 9E1, 16E1 और 25E1 एंड सो ऑन रहते हैं। तो वहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि एनर्जी कुछ भी नहीं हो सकती, एनर्जी सर्टेन होती है, उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो एनर्जी होती है वो डिस्क्रीट होती है। डिस्क्रीट का मतलब सब कुछ एनर्जी पॉसिबल नहीं है। क्लासिकली सब कुछ एनर्जी पॉसिबल है, पार्टिकल कुछ भी एनर्जी प्रोसेस कर सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स में ये पता चला कि एनर्जी बेसिकली कुछ भी नहीं रख सकता, वो क्वांटम नंबर पर निर्भर करती है, वो मास पर निर्भर करती है पार्टिकल के पे, और लेंथ पर निर्भर करती है, बॉक्स की लेंथ क्या है। और अगर आप यहाँ ध्यान से देख रहे हो तो आपको ये पता चलेगा कि एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ एन स्क्वायर क्वांटम नंबर पे। कई बार क्वेश्चन देता है कि वी की वैल्यू 0 है, बताएं एनर्जी कैसे डिपेंड करेगी, एन स्क्वायर पे करेगी। और साथ साथ हमें ये भी पता चलेगा कि वी एन इस पर निर्भर करता है, तो जो मोमेंटम होगा पार्टिकल का वो एन पर निर्भर करेगा, P प्रोपोर्शनल टू एन। वी यहाँ पे 0 है, ये हम सब बता ही रहे हैं, लगातार कह रहे हैं। और मोमेंटम की वैल्यू 2 होंगी, एक बार P पॉजिटिव होगा, P नेगेटिव होगा। यहाँ पे जब हम एनर्जी की वैल्यू को हम वैल्यू दे रहे हैं एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, तो एनर्जी को हम यहाँ से P स्क्वायर बाई 2m ले सकते हैं क्योंकि V 0 है। तो यहाँ से जब हम इसे ऐसा करेंगे तो 2m से हमारा 2m कटेगा, तो P स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हमारी आएगी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो P की दो वैल्यू होंगी, एक P पॉजिटिव और एक नेगेटिव। P पॉजिटिव कितना होगा, एन पाई एच कट अपॉन एल, और P माइनस जो होगा वो हमारा होगा माइनस एन पाई एच कट अपॉन एल। और अगर इनका एवरेज लेंगे तो फिर से वैल्यू 0 आ जाएगी। तो आज की वीडियो में काफ़ी मैं डिटेल डिस्कशन इस पर दे रहा था, और मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व तक आप पहुंचाएंगे, इसके परसेप्शन को महसूस करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, 37.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यू हम कैसे ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेट लगाए दे रहा हूँ, 38 एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लूँ, यही तो ले सकता हूँ। 37.66 बोल रहे हो तो अप्रोक्सीमेशन में कह दिया मैंने 38 एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ये वाला भी आ सकता है और वो वाला भी आ सकता है। जैसे कह देगा एक मास है 10 ग्राम का, एक बॉक्स में छोड़ दिया जाता है, उसकी लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी दे देगा, और एनर्जी पूछेगा क्वांटम मैकेनिकली कितनी एनर्जी होगी, और एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा और कहेगा कि लेंथ बॉक्स की एंगस्ट्रॉम में है। कोई जरूरी नहीं 1 कहे, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है। आप ऐसा ना कभी भी सोचा करें कि उसमें क्वेश्चंस में फिक्स हो गया L1 1 एंगस्ट्रॉम देगा, हो सकता है कह दे कि जो बॉक्स की लेंथ है वो 5 एंगस्ट्रॉम है, कह दे इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन छोड़ दिया गया है, तो प्रोटॉन का मास लेना होगा। बात समझ रहे ना। लेकिन आपको एक चीज जरूर पता चलेगी कि हल्का जितना पार्टिकल होगा उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल दिखेगा एनर्जी का, क्योंकि 1/m पे निर्भर कर रही है। और आपको आनंद आया नहीं आया, लेकिन मैं एंजॉय कर रहा था इस पूरे लेक्चर को, और इस हद तक एंजॉय कर रहा था कि मेरा मन था कि कुछ और आगे जो है लेक्चर बढ़ाया जाए, लेकिन टाइम की कंस्ट्रेंट ने क्या किया, मुझे रोक लिया है। मैं इस लेक्चर को कंटिन्यू रखूंगा। कल हम इस बॉक्स में आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारी ये प्रॉब्लम पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अभी इसी प्रॉब्लम में हम क्या देख रहे होंगे, वेव फंक्शन पे बात कर रहे होंगे। अभी तो एनर्जी आइगन वैल्यू तक गए हम, और एनर्जी आइगन वैल्यू के क्वेश्चन भी देख रहे हैं, 2 क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व भी किए हैं, अभी उस पर भी आगे पढ़ेंगे। वेव फंक्शन पे पढ़ेंगे, और वेव फंक्शन से कुछ बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉन्क्लूडेड टॉक चलेगी उसके ऊपर, और इसे मैं कहीं डी ब्रॉगली वेवलेंथ से अटैच करता नजर आऊंगा कल के लेक्चर में। तो मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी फ्रूटफुल टॉक थी, और निश्चित तौर से फिजिक्स कम्युनिटी को इनरिच करेंगे इस तरीका के कंसेप्ट। आपका सोचने का परसेप्शन चेंज होगा, और आप सोचेंगे कि सब्जेक्ट को किस तरीका से लिया जाए। तो बोझिल सब्जेक्ट नहीं है, क्वांटम मैकेनिक्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हालांकि सारी फिजिक्स इंटरेस्टिंग है, लेकिन खास तौर से मेरा इंटरेस्टिंग जो पहलू है, जिसे मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, वो मॉडर्न फिजिक्स है। तो ये मॉडर्न फिजिक्स का ही पार्ट है, क्योंकि हम मॉडर्न फिजिक्स मुझे इसलिए लगातार मोटिवेट करती है कुछ बड़ा सोचने को, बड़ा करने को, बड़ा समझाने को, क्योंकि अभी इसके अंदर बहुत स्कोप है। यही वो फिजिक्स है जो हम पुरानी फिजिक्स से निकाल के ला रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी यूजफुल टॉक रहेगी। तो थैंक यू एंड बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।